सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हमने लास्ट संडे में यानी अब से एक हफ्ते पहले हमने बायोलॉजी की एक मास्टर क्लास की थी, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हमने पाचन तंत्र पर बात की थी और लास्ट में हमने किडनी के बारे में बात की थी, किस प्रकार हमारा टॉयलेट फिल्टर होता है, हमारा खून फिल्टर होता है, ठीक है, किस प्रकार टॉयलेट बाहर निकलता है। इस चीज़ों पर हमने बात की थी। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो उस मास्टर वीडियो का सेकंड पार्ट है। हम इन मास्टर वीडियो के थ्रू पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। ऐसा है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑलरेडी चल रही हैं, तो इस वजह से बायोलॉजी भी होती रहे साथ में, ताकि आपके जो एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन लगातार चलती रहे। आप संडे में देखिए आप सभी लोग फ्री होते हैं, तो आप क्या किया करें, इस मास्टर वीडियो को कंप्लीट देख लिया करें, क्योंकि इस मास्टर वीडियो में जो मैं 3 क्लासों में पढ़ाऊंगा उसे मैं एक क्लास में आपको दे रहा हूं, ताकि आपके 3 दिन बचें और आपका टाइम बचे, आपको वेट करना ना पड़े, आपको नोट्स की दिक्कत ना हो। इस वजह से मैं एक वीडियो में लेकर आ रहा हूं और जितना एक वीडियो में पढ़ा था उतना ही पढ़ा रहा हूं। बस ये है कि वीडियो को कंबाइन करना पड़ता है, बस इतना अंतर है, ठीक है। तो आप सभी का काम है, यदि आप अपना सिलेबस जल्दी करना चाहते हैं तो मास्टर वीडियो जरूर देखा करें, जो कि मैं संडे को लेकर आ रहा हूं। इसमें हम वो सब्जेक्ट लेंगे जो कि हमारे नॉर्मली चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री पॉलिटी तो नॉर्मल चल रही हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमिक्स रही, फिजिक्स रही, केमिस्ट्री रही, बायोलॉजी रही, ये सब्जेक्ट हमारी चल रही रहे हैं, तो इन्हें हम करेंगे मास्टर वीडियो के थ्रू, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके और आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो सके एग्जाम के लिए। तो आप अपने 1.5 घंटे जरूर दें इस वीडियो के लिए, जिसमें मैं लगभग 2 से 3 टॉपिक कराता हूं इस मास्टर वीडियो के थ्रू, ठीक है। जिन्होंने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था लास्ट वीडियो पर स्टूडेंट्स का सभी का, ठीक है। तो आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है और आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जाइए, उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आपस में इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है। मैं बिल्कुल उन टॉपिक्स को ले रहा हूं जो आपस में रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम आसानी से पढ़ते जाएंगे। जैसे कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत हम ब्लड के बारे में बात करेंगे, माइंड के बारे में बात करेंगे, हार्ट के बारे में बात करेंगे, मानव हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं और डिटेल में बात करने वाले हैं। और जो रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को हम किससे करेंगे, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं लाइव लेकर आऊंगा रात के समय 9 या 10 बजे मैं लाइव लेकर आया करूंगा। तो आपका काम होगा कि लाइव जरूर आना, ताकि जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, या आप सही तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो, बोर्ड पर कोई भी पढ़ा देता है, लेकिन जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे और वो अटेम्प्ट नहीं होंगे तो आपके पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना। हर सब्जेक्ट जो मैं करा रहा हूं मैं सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो आपका काम होगा उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगाना और ज्यादा से ज्यादा लगाना, ठीक है, ताकि ये पता पड़ सके कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सही है और जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन दोनों चीजों को चेक जरूर करना। रात को 9 बजे लाइव आया करें, जल्दी ही मैं लाइव आऊंगा, तो रात को 9 बजे लाइव आकर उन क्वेश्चन को जरूर लगाया करें, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है माइंड। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड पर, उसके बाद हम बात करेंगे हार्ट पर, उसके बाद हम बात करेंगे मानव हार्मोन्स पर। इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपके 4 टॉपिक जो कि एक हफ्ते में हम कर पाते आपको एक वीडियो में मिल सकें, ठीक है। ये वो वीडियो होंगी जो आपको एग्जाम टाइम में बूस्ट अप करने का काम करेंगी। जब एग्जाम टाइम में कॉन्फिडेंस डाउन होता है, बहुत ज्यादा नोट्स सामने होते हैं, तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी रिवीजन कराने में, ठीक है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं माइंड, ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, माइंड यानी मस्तिष्क। आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार हमारा मस्तिष्क कार्य करता है और इसके कौन कौन से पार्ट हैं और कौन कौन सा पार्ट क्या क्या कार्य करता है, जिससे कि हमारी बॉडी वर्क करती है। देखिए, जो भी कुछ डिपेंड है वो हमारे माइंड पर ही डिपेंड है, जो भी कुछ डिपेंड है वो हमारे माइंड पर ही डिपेंड है। यदि हमारे माइंड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यकीन मानिएगा हर कार्य, शरीर का एक एक छोटा छोटा काम करने में दिक्कत होती है। आदमी ये नहीं समझ पाता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं,
ऐच्छिक जैसे जिन्हें हम इच्छा से करते हैं, जैसे कि हमने खाना खाया वो इच्छा से खाया। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है ना, हमारा दिल धड़क रहा है, तो हमारी कोई इच्छा तो है नहीं, ये धड़क रहा है, ठीक है। अभी आप सांस रोक दीजिए फिर भी धड़क रहा है, ठीक है। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं जो है वो हमारा माइंड कंट्रोल करता है। और जब तक ये ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं कंट्रोल हो रही है, दो ही प्रकार की क्रियाएं होती है शरीर में, ऐच्छिक और अनैच्छिक, उन्हें भी हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि माइंड का क्या महत्व है हमारे शरीर के अंतर्गत। ये तो मुझे समझाने की खैर जरूरत ही नहीं है कि माइंड का क्या महत्व है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन हम ये जरूर समझेंगे कि किस प्रकार हमारे माइंड के पार्ट काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे एग्जाम में पूछ लेगा हमारे माइंड का वेट कितना होता है, थैलेमस क्या कार्य करता है, यदि हम किसी अलग स्थान पर चले जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, ये दिमाग का कौन सा पार्ट होता है जो हमें नींद नहीं आने देता है, तो इन चीजों पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं माइंड के पार्ट। देखिए माइंड को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, दूसरा हमारा मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और तीसरा हमारा कौन सा, हिंड ब्रेन, ठीक है ना, वो है पश्चिम मस्तिष्क। यानी फोर ब्रेन हमारा अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और हमारा हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। जो हमारा अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन है वो भी 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस 3 भागों में डिवाइड है हमारा कौन सा, फोर ब्रेन, ठीक है ना। अग्र मस्तिष्क, जो मध्य मस्तिष्क है वो हमारा डिवाइड नहीं है, और जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क यानी हमारा हिंड ब्रेन है वो भी हमारा 3 पार्टों में डिवाइड है। कौन कौन से हैं वो? एक है पोन्स, दूसरा है सेरिबेलम और तीसरा है मेंडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए दोबारा से मैं समझाता हूं। जो हमारा माइंड है वो 3 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। जो हमारा अग्र मस्तिष्क है वो 3 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और बात करें हम मध्य ब्रेन की यानी मध्य मस्तिष्क की, तो वो हमारा एक भी पार्ट में डिवाइड नहीं है। और यहीं पर हम बात करें पश्चिम मस्तिष्क की, तो पश्चिम मस्तिष्क भी हमारा 3 भागों में डिवाइड है। कौन कौन सा? सबसे पहला हमारा सेरिबेलम, पोन्स और मेंडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क पर, ठीक है। जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा अग्र मस्तिष्क। ये समझिए, ये इतना वाला पोर्शन है, इतना वाला, ठीक है ना, मिड के ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर का सारा हिस्सा, ये हमारा अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है हमारा सेरिब्रम। कौन सा? सेरिब्रम। आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है ऊपर वाली, इस हरे कलर से ऊपर की जो है, रेड कलर से ऊपर जो है, ये वाला जो हिस्सा है ये है हमारा सेरिब्रम। और जो आपको सी आकार का दिखाई दे रहा है ये है हमारा थैलेमस, और आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है हमारा सेरिब्रम, सी आकार का जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा थैलेमस, और जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब आपको सीधी एक चीज तो पता पड़ रही है कि जो हमारा ये वाला हिस्सा है ये सर्वाधिक है और ये हमारा अग्र मस्तिष्क है। तो इसका मतलब हमारे ब्रेन में सबसे बड़ा जो पार्ट है वो अग्र मस्तिष्क का है। सबसे बड़ा जो पार्ट है वो अग्र मस्तिष्क का है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा हमारा अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। बचा तन्नक सा बचा हमारा इतना सा, ठीक है। इसमें हमारा मिड और कौन सा, हिंड ब्रेन दोनों शामिल है। तो आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो हमारा किसका है, तो वो हमारा फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क का है। और अग्र मस्तिष्क में भी किसका? सेरिब्रम का। तो यहां से क्या क्या बन सकता है? देखिए जो हमारे माइंड के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में सर्वाधिक भाग किसका है, तो सर्वाधिक भाग हमारा अग्र मस्तिष्क का है। अगर पूछे अग्र मस्तिष्क में भी किसका सर्वाधिक भाग है या पूरे माइंड में किसका सर्वाधिक भाग है, तो सेरिब्रम का सर्वाधिक भाग है हमारे पूरे माइंड में। किसका? सेरिब्रम। ये वाला हिस्सा जो है वो सेरिब्रम है। आप देख सकते हैं सर्वाधिक हिस्सा इसी का है, सेरिब्रम का, ठीक है। यानी हमारे पूरे माइंड में सबसे बड़ा हिस्सा अग्र मस्तिष्क का। यदि बात करें कि पूरे माइंड में किस भाग का सर्वाधिक हिस्सा है, ठीक है ना, पार्ट में डिवाइड करने के बाद, तो वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम का सर्वाधिक हिस्सा है हमारे माइंड के अंतर्गत, ठीक है। उससे पहले हम कुछ चीजों पर बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे जो माइंड है उसका वेट कितना होता है। तो हमारे माइंड का जो वेट होता है वो होता है 3 पौंड। 3 पौंड ऑप्शन में हो तो 1300 से 1400 ग्राम। यदि 1300 से 1400 ग्राम भी ना हो तो 1350 ग्राम हमारे माइंड का वेट होता है,
ठीक है, दोनों का हम एवरेज ले लेंगे 1300 से 1400 ग्राम या फिर 1350 ग्राम। इन तीनों ऑप्शनों में से एक आएगा, या तो 3 पौंड आएगा या 1300 से 1400 ग्राम आएगा, या फिर यदि एक ऑप्शन हो तो आपको 1350 ग्राम लगाना होगा। 1350 ग्राम एक स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भाग। जो हमारा माइंड है पूरी बॉडी का 2% हिस्सा घेरता है। जो हमारा माइंड है पूरी बॉडी का 2% हिस्सा घेरता है हमारा माइंड। नेक्स्ट हम बात करें चौड़ाई। जो इसकी चौड़ाई होती है वो 140 mm होती है। ठीक है ना। अब बात करें लंबाई की तो इसकी जो चौड़ाई है 14 mm, और इस बात करें लंबाई की तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 167 mm, यानी 167 mm। ठीक है। बात करें यदि हमारे शरीर में सर्वाधिक ऑक्सीजन कोई कंज्यूम करता है, यदि हमारे शरीर में सर्वाधिक ऑक्सीजन कोई कंज्यूम करता है तो वो है हमारा माइंड। माइंड सर्वाधिक ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, इसका कारण ये है कि सर्वाधिक कार्य करता है। जो सर्वाधिक कार्य करेगा वो सर्वाधिक खाना भी खाएगा। ठीक है, तो हमारे शरीर में हमारा शरीर चल किस पे रहा है? ऑक्सीजन पे चल रहा है। ठीक है, वही हमारा खाना है शरीर का। तो सर्वाधिक खाना कौन खाएगा? जो सर्वाधिक कार्य करेगा। माइंड सर्वाधिक कार्य करता है, इसलिए सर्वाधिक खाना भी खाएगा, यानी सर्वाधिक ऑक्सीजन भी कंज्यूम करेगा। तो यही कारण है जो हमारा माइंड है वो सर्वाधिक ऑक्सीजन यानी 20% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है हमारा माइंड। कितना? 20%, जो कि किसी भी अंग का सर्वाधिक भाग है। किसी भी अंग के कंज्यूम करने का ऑक्सीजन का सर्वाधिक भाग है हमारा माइंड करता है 20%। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है, इनके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा सेरिब्रम है। देखिए सेरिब्रम का क्या क्या काम है। सबसे पहला तो यही है कि सेरिब्रम हमारी पूरी बॉडी में सर्वाधिक पार्ट है। किसका? सेरिब्रम का। सेरिब्रम का हमारे शरीर में सर्वाधिक पार्ट है। सेकंड पॉइंट जो इससे बनता है वो ये है सेकंड जो आपको इससे पॉइंट याद रखना है वो है कि जो हमारी आईक्यू लेवल होता है, पहला तो ये हो गया कि सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट कौन सा होता है माइंड का, तो वो हमारा सेरिब्रम होता है। दूसरा बनेगा कि जो हमारा आईक्यू लेवल है वो किससे चेक किया जाता है, वो माइंड के किस हिस्से को चेक किया जाता है। तो आईक्यू लेवल के लिए हमारे सेरिब्रम को चेक किया जाता है। किसको? सेरिब्रम को चेक किया जाता है। नेक्स्ट है जो हमारी स्मरण शक्ति है, यानी सोचने की जो क्षमता है, वो दिमाग का कौन सा भाग करता है, तो दिमाग का हमारा सेरिब्रम करता है। जैसे कि आप 5 जगहों पर घूमने गए, अब मैं आपसे पूछूं कि आपने छोले भटूरे कहां पर खाए, तो आप पहले सोचोगे, क्योंकि आप 5 दिन घूमे हो। ठीक है, तो आप सोचोगे, तो वो सोचने का जो काम करेगा वो हमारे माइंड का कौन सा पार्ट करेगा, तो हमारे माइंड का सेरिब्रम करेगा। कौन सा? सेरिब्रम करेगा। ठीक है, तो आपको मोस्टली जो इससे चीजें याद रखनी है वो पहली तो ये है कि हमारे माइंड का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वो है हमारा सेरिब्रम। आईक्यू लेवल का कार्य कौन सा करता है, तो सेरिब्रम करता है। स्मरण शक्ति यानी सोचने की जो क्षमता कार्य करता है वो हमारा सेरिब्रम करता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है वो है थैलेमस। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है थैलेमस। जो हमारे थैलेमस के कार्य हैं वो हैं, यदि हमें कहीं पर चोट लग जाए, मान लीजिए मुझे यहाँ पर चोट लगी तो मुझे इस हिस्से में दर्द होता है, शरीर के पूरे हिस्से में दर्द नहीं होता है। तो शरीर के जो इस हिस्से में दर्द होता है वो हमारा थैलेमस कहता है कि यहाँ पर चोट लगी है तो यहीं दर्द होगा, यहीं दर्द महसूस होगा। तो जो हमें दर्द महसूस होता है वो हमें थैलेमस के द्वारा होता है। यानी दर्द जो महसूस होता है वो इंडिकेट करता है थैलेमस के जाइए उस स्थान पर दर्द महसूस कराइए। ठीक है, नेक्स्ट जो है यदि हमें कहीं पर यदि शरीर का कोई अंग हमें कोई दबाए या फिर हमें कोई दबाव डाले, तो उस दबाव को डाले तो हमें जो दबाव महसूस होता है वो भी हमें थैलेमस के द्वारा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है यदि मुझे किसी चीज को छूने पर उसे ठंडा या गर्म महसूस होता है तो वो भी हमारा कार्य थैलेमस करता है। ठीक है, किसी चीज का ठंडा या गर्म महसूस होना थैलेमस करता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या है, यदि हमारे किसी शरीर पर दबाव डाला जाए तो दबाव जो महसूस होता है वो भी हमें थैलेमस के द्वारा महसूस होता है। तीसरा, हमें दर्द जो होता है चोट लगने पर वो भी हमें थैलेमस के द्वारा महसूस होता है। ये आपको मोस्टली चीजें याद रखनी है थैलेमस से संबंधित। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है हमारा हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क का हमारा अगला पार्ट यानी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है, पहली बात तो हमें भूख प्यास पर नियंत्रण कौन रखता है, भूख और प्यास पर नियंत्रण कौन रखता है, तो वो हमारा हाइपोथैलेमस रखता है। भूख प्यास पर नियंत्रण हमारा हाइपोथैलेमस रखता है। यानी हमें भूख लगी और प्यास लगी तो हमें इंडिकेट किसने किया,
देखिए भूख लगी, प्यास लगी, तो हमें प्यास लगी तो प्यास महसूस होती है, और जब भूख लगती है तो हमारे पेट में दर्द होता है। तो वो इंडिकेशन जो देता है हमें, वो हमारा हाइपोथैलेमस देता है। कौन देता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहता है कि इसे अब रोटी की जरूरत है, इसे अब पानी की जरूरत है, तो इसे इंडिकेट कीजिए, इसके पेट में दर्द कीजिए, या फिर इसके यहाँ पर गले को सुखाइए ताकि ये पानी पीने के लिए जाए, इसका जीवन चलता रहे। ठीक है, तो इस कार्य को यानी भूख प्यास के इंडिकेशन जो देता है वो हमारा हाइपोथैलेमस देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर, जो हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर है उसे जो कंट्रोल रखता है वो भी हमारा कौन रखता है? हाइपोथैलेमस रखता है। कभी कभी देखा आपने, बुखार आ जाता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो किसने बढ़ाया? तो वो हाइपोथैलेमस ने बढ़ाया, क्योंकि शरीर के अंतर्गत कुछ ना कुछ कमी हो गई होगी, इसीलिए शरीर का टेम्परेचर जो मेंटेन नहीं कर पाया और उसको इंडिकेट किया। इंडिकेट किस प्रकार किया कि आपके शरीर का तापमान ज्यादा है, तो आपके शरीर को उसने गर्म कर दिया, आपके शरीर को गर्म कर दिया। तो वो जो इंडिकेशन दिया, गर्म होके बुखार का इंडिकेशन दिया, वो किसने दिया? तो वो हमारा हाइपोथैलेमस ने दिया। किसने? हाइपोथैलेमस ने दिया। नेक्स्ट जो याद रखना आपको, सोने का चक्र। सोने के चक्र से मतलब है कि मान लीजिए आप अपने घर पर रह रहे हैं, आप 10 या 11 बजे सो जाते हैं, सुबह 5 या 6 बजे उठ जाते हैं, लेकिन आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गए, आपको नींद नहीं आती। आपने अक्सर देखा होगा, आपको नींद नहीं आएगी, या फिर आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तब भी आपको नींद नहीं आती है। ठीक है, आपके दिमाग पे जो प्रेशर रहता है उससे आपको नींद नहीं आती जब एग्जाम बड़ा हो। ठीक है, अभी रेलवे या एनटीपीसी का एग्जाम होगा तो बच्चों को रात रात में नींद नहीं आएगी। तो वो जो हमारा नींद भगाने का कार्य करता है, जो हमारे नींद के चक्र को कंट्रोल करता है, वो कौन करता है? वो हमारा हाइपोथैलेमस करता है। कहते हैं कि मेरा मूड खराब है, मुझे नींद नहीं आती है, तो वो मूड खराब नहीं, वो हाइपोथैलेमस खराब है। वो हाइपोथैलेमस में कुछ कमी है, या फिर हाइपोथैलेमस ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिससे कि हमें नींद नहीं आ रही है। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं 11 बजे सो जाता हूं और 4 बजे मेरी अपने आप आंखें खुल जाती हैं। 4 बजे मेरी अपने आप आंखें खुल जाती हैं। वो अपने आप नहीं खुली, बल्कि हाइपोथैलेमस ने खोला उसे। हाइपोथैलेमस ने किस प्रकार खोला कि आपने लगभग 3 या 4 दिन रेगुलर रहे, आप 4 बजे उठे, तो हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी को इंडिकेट करेगा कि जाइए, ये बंदा पिछले 4 दिन से लगातार इसी टाइम उठ रहा है, इसे जाइए इंडिकेट कीजिए, कहीं आज तो इसे काम नहीं है ऐसा कुछ, आज तो इसे ऐसा कुछ काम नहीं है। तो इसे जो इंडिकेट करने का काम करता है वो भी हमारा हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? पहला कि हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। दूसरा, हमारे भूख प्यास पर नियंत्रण कौन रखता है? तो वो भी हाइपोथैलेमस रखता है। तीसरा जो है वो है हमारा सोने के चक्र को कंट्रोल करता है, वो भी कौन करता है? वो भी हमारा हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस पर बात करते हैं? नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेन स्टेम पर। ब्रेन स्टेम, देखिए मैंने आपको 3 भाग बताए थे माइंड के, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, ये हमारा हुआ अग्र मस्तिष्क, ये हमारा हुआ मध्य मस्तिष्क और लास्ट वाला हमारा हुआ पश्चिम मस्तिष्क। तो हमारा मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को मिलाकर, यानी जो हमारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, आपस में दोनों को मिलाकर उन्हें कहते हैं ब्रेन स्टेम। क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, हमारे माइंड के 3 भाग हैं, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो हमारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, उन दोनों को मिलाकर कहते हैं हम क्या चीज? ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो पूछ ले ब्रेन स्टेम किस किस से मिलकर बना है? तो मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क से मिलकर बना है हमारा ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क पर। देखिए मैंने आपको बताया था मध्य मस्तिष्क किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं है। ठीक है, और जो हमारे मध्य मस्तिष्क का काम क्या है? जो हमारा सुनना और देखना है उसे आपस में मैच करने का काम, जो हमारा सुनना और देखना है उसे आपस में मैच करने का काम कौन करता है? तो उसे आपस में मैच करने का जो काम करता है वो करता है हमारा मध्य मस्तिष्क। यानी आप मूवी देख रहे हैं, तो जब हीरो ने डायलॉग बोला और थप्पड़ मारा, तो आपने देखा कि जो थप्पड़ मारा और बोला उसको आपस में मैच किया। जब उसने बोला और थप्पड़ मारा, उसकी एक्टिविटी और उसके बोलने को एक साथ जो कनेक्ट किया, आपको जो सुनाई दिया और उसकी एक्टिविटी, दोनों को एक साथ कनेक्ट करने का काम जो किया, वो किया हमारा किसने? मध्य मस्तिष्क ने। यानी सुनना और देखना आपस में मैच करने का कार्य जो करता है वो हमारा मध्य मस्तिष्क करता है। ठीक है, तो मध्य मस्तिष्क को आपको मुख्य रूप से एक ही चीज याद रखनी है कि सुनना और देखना आपस में मैच करने का कार्य जो करता है वो हमारा मध्य मस्तिष्क करता है। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं वो है पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट है, कौन कौन से? पोन्स, सेरिबेलम और मेंडुला ऑब्लिंगेटा।
ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पोन्स पर। किस पर? पोन्स पर। जो हमारे पोन्स होते हैं, पोन्स एक धागे की आकार की संरचना होती है। पोन्स जो होते हैं वो धागे के आकार की संरचना होती है, पोन्स। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारे पोन्स होते हैं वो इस प्रकार धागे के आकार की संरचनाएं होती है। मान लीजिए माइंड है, इस प्रकार धागे की समान संरचनाएं होती है हमारी पोन्स। इस पोन्स का क्या कार्य होता है? तो जो पोन्स होती है हमारी, ये कार्य करती है जो हमारे संदेश हैं उन्हें माइंड तक पहुंचाना। यानी कि जैसे कि हमारे अग्र मस्तिष्क ने पश्चिम मस्तिष्क को कुछ काम दिया, तो उसके संदेश को रास्ता देना, उसके संदेश को रास्ता देना वो करता हमारा कौन सा? पोन्स। पोन्स और पुलिस आपस में कनेक्ट कीजिए, मतलब पोन्स और ट्रैफिक पुलिस। यानी कि जो हमारा ट्रैफिक पुलिस क्या करता है कि जाम नहीं लगने देता और गाड़ियों को निकालता रहता है। ठीक है, यही हमारे ट्रैफिक पुलिस का कार्य है। तो पोन्स का भी यही कार्य है। पोन्स क्या करते हैं कि जो हमारे सिग्नल आए उन्हें बिल्कुल सटीक जगह पर पहुंचाना और उन्हें इकट्ठा ना होने देना। इकट्ठा होगा तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो उन्हें इकट्ठा नहीं होने देना और उन्हें अपनी सही जगह पर पहुंचा देना, ये करता है हमारा काम पोन्स। तो पोन्स एक तरीके से ट्रैफिक पुलिस का कार्य करता है। सेकंड जो आपको याद रखना है कि जो हमारा टॉयलेट पर कंट्रोल होता है, मूत्राशय पर कंट्रोल होता है, वो हमारा किसका होता है? पोन्स का होता है। आपने देखा होगा, आपको टॉयलेट लगा तो आपको इंडिकेशन मिलती है टॉयलेट लगने की, इंडिकेशन मिलती है टॉयलेट लगने की। तो वो इंडिकेशन किससे मिली? तो वो इंडिकेशन हमारी पोन्स से मिली। किससे? पोन्स से। एक और चीज बता दूं, यदि हमारा मूत्राशय, ठीक है ना, यदि हमारा मूत्राशय 3/4 भर जाए तो हमें टॉयलेट लगने लगता है। ठीक है ना, 3/4 भर जाए तो हमें टॉयलेट लगने लगता है। यानी अगर 4 लीटर हमारे मूत्राशय में टॉयलेट आ सकता है, यदि हमारा 3 लीटर भर जाए तो हमें टॉयलेट लगने लगता है। ये चीज आपको याद रखनी है। सेकंड है कि हमारे टॉयलेट का इंडिकेशन जो देता है, हमारे टॉयलेट पर कंट्रोल जो रखता है वो कौन रखता है? वो पोन्स रखता है। यदि हमें टॉयलेट लगा और हमें जगह नहीं मिली टॉयलेट करने के लिए, तो हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो जो कंट्रोल करते हैं वो माइंड का पोन्स करता है, माइंड का पोन्स करता है, वरना तो कहीं भी कुछ भी हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वो है फेशियल एक्सप्रेशन। देखिए फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं, मान लीजिए आप किसी के दिमाग से, अपने चेहरे से पता कर सकते हैं कि इसका आज का मूड कैसा है। मान लीजिए कोई सोच रहा है तो सोचने का एक अलग तरीका होता है। ठीक है, कोई दुख है तो उसके चेहरे का दुख अलग दिखता है, कोई खुश है तो उसकी खुशी का अलग दिखता है। चेहरे से बहुत चीजें पता पड़ जाती है। तो ये जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, ये जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? तो वो हमारे पोन्स के द्वारा आते हैं। ठीक है ना, फेशियल एक्सप्रेशन हमारे किसके द्वारा आते हैं? तो पोन्स के द्वारा आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है सेरिबेलम। देखिए सेरिब्रम जो था वो हमारे माइंड का सबसे बड़ा भाग था, जबकि सेरिबेलम हमारे माइंड का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, सेरिब्रम हमारा सबसे बड़ा भाग था और दूसरा सबसे बड़ा भाग पूछे तो सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारा दूसरा सबसे बड़ा भाग है माइंड का। तीसरी हम बात करते हैं मेंडुला ऑब्लिंगेटा, जो कि हमारा आज का लास्ट है, मेंडुला ऑब्लिंगेटा। जो मेंडुला ऑब्लिंगेटा है वो हमारा किसका भाग है? तो पश्चिम मस्तिष्क का भाग है मेंडुला ऑब्लिंगेटा। सेकंड चीज आपको याद रखनी है, जो मेंडुला ऑब्लिंगेटा है अधिकतर वैसे तो ये ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं दोनों पर कंट्रोल करता है। यदि बात करें अधिकतर, तो अधिकतर ये अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे जिन्हें हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, सांस लेना, आप सो जाओ तो आप सांस लेना भूल जाओगे नहीं, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं बल्कि चल रही हैं, हमें पता भी नहीं दिन में हमने कितनी बार सांस लिया, लेकिन चल रही है वो। ठीक है, तो ऐसी अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल जो रखता है वो हमारा पश्चिम मस्तिष्क का भाग मेंडुला ऑब्लिंगेटा करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा सांस लेना श्वसन क्रिया हो गई, हमारे दिल का धड़कना, हमें उल्टी आना। ठीक है, उल्टी आना ऐसा तो नहीं है कि मैं बोला उल्टी हो गई, नहीं, उल्टी हमें तभी आती है जब हमारा जी घबराए, यानी हमारा शरीर का अंदर का कुछ मेंटेनेंस बिगड़ जाए, तो मेंडुला ऑब्लिंगेटा कहता है कि इसे जबरदस्ती उल्टी कराओ, ताकि इसके शरीर का जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर, गंदगी बाहर निकल जाए और इसका स्वास्थ्य सही रहे। ठीक है, इसीलिए उल्टी कराई जाती है मेंडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है ये भी हमारे हाथ में नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमने कहा ब्लड प्रेशर बढ़ जा तो बढ़ गया, ब्लड प्रेशर घट जा तो घट गया, नहीं। ब्लड प्रेशर जो होता है ये भी हमारा इंडिकेशन जो देता है वो हमारा मेंडुला ऑब्लिंगेटा देता है, क्योंकि ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है। यदि मेंडुला ऑब्लिंगेटा ये नहीं बताएगा कि इसका ब्लड प्रेशर कम है या ज्यादा है, तो आदमी मर जाएगा, उसे पता भी नहीं पड़ेगी कि क्यों मरा। ठीक है, उसके पास वालों को, घर आसपास वालों को, रिलेटिव्स को नहीं पता पड़ेगी क्यों मरा। तो पहले जो इंडिकेशन देता है ब्लड प्रेशर हाई है या ब्लड प्रेशर लो है, तो वो जो इंडिकेशन देता है वो भी हमारा मेंडुला ऑब्लिंगेटा देता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको
मेंडुला ऑब्लिगेटा से याद रखनी थी। तो ये था हमारा माइंड। एक बार हम बहुत तेजी से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम हार्ट पढ़ेंगे और ठीक है, अभी आगे और भी पढ़ने वाले हैं, आगे ब्लड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार हम अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा माइंड के कितने पार्ट होते हैं, तो माइंड के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हिंड ब्रेन, ठीक है ना। जो हमारा फोर ब्रेन है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो हमारा सबसे बड़ा भाग होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है माइंड में, और अग्र मस्तिष्क में ही बात करें तो किसका होता है, तो सेरिब्रम का होता है, ठीक है, सेरिब्रम का होता है। जो माइंड का वेट होता है वो 3 पॉइंट या 1300 से 1400 ग्राम या फिर 1350 ग्राम होता है। यदि बात करें कि भाग की या फिर पार्ट की, तो हमारे पूरे शरीर का 2% हिस्सा घेरता है हमारा माइंड, ठीक है। बात करें ऑक्सीजन की, तो हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं सर्वाधिक कंज्यूम जो ऑक्सीजन करता है वो हमारा माइंड करता है, लगभग 20% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। यदि बात करें इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई 140 mm। बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई 167 mm यानी 167 mm है, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक पर। सेरिब्रम पर, सेरिब्रम जो है हमारे, पहली बात तो हमारे माइंड का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है। दूसरा जो आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है वो सेरिब्रम से किया जाता है। तीसरा बात करेंगे सोचने की क्षमता, यानी कोई इंसान सोच रहा है उसकी जो क्षमता है वो किसके कारण हुई, तो वो सेरिब्रम के कारण हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं थैलेमस। थैलेमस से आपको चीजें याद रखनी है कि यदि कहीं पर चोट लग जाए तो दर्द का जो एहसास होता है वो हमें सेरिब्रम से होता है। सेकंड चीज आपको याद रखनी है कि यदि कोई हमारे अंग को दबाए, यानी हमारे किसी अंग को, बॉडी के पार्ट को दबाए, जो हमें दबाव महसूस होता है वो भी हमें किससे होता है, सेरिब्रम से होता है, ठीक, सॉरी थैलेमस से होता है, ठीक है। यदि हमें किसी ठंडे या गर्म का एहसास करना है या ठंडे या गर्म का एहसास करना है या फिर एहसास होता है तो वो किसके द्वारा होता है, तो वो भी हमें थैलेमस से होता है, ठीक है। ये तो हमारे थैलेमस के थे। अब हमने बात की हाइपोथैलेमस। जो हमारा हाइपोथैलेमस है भूख प्यास पर इंडिकेट करता है, यानी भूख लगी या प्यास लगी जो उसका इंडिकेशन दिया या उस पर कंट्रोल करा वो हमने किसने करा, बॉडी के दिमाग के किस पार्ट ने करा, तो हाइपोथैलेमस ने करा। हमारे शरीर के अंदर को टेम्परेचर को मेंटेन करना हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो हमारा सोने का चक्र है कि किस टाइम सोना है किस टाइम उठना है, हमें जो आदत लगती है वो भी हमारी हाइपोथैलेमस के द्वारा लगती है। उसके बाद हमने बात की ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो होता है वो हमारा किससे मिलकर बना होता है, तो वो हमारा मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क से मिलकर बना होता है। क्या? ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, ठीक है ना, ब्रेन स्टेम। उसके बाद हमने बात की मध्य मस्तिष्क, यानी हमारा जो देखना और सुनना है उसे आपस में जो कनेक्ट करता है वो कौन करता है, वो हमारा मध्य मस्तिष्क करता है। देखने और सुनने को आपस में कनेक्ट जो करता है वो हमारा मध्य मस्तिष्क करता है। लास्ट में हमने बात की पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग थे। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा पोन्स, फिर सेरिबेलम, फिर मेंडुला ऑब्लिगेटा। सबसे पहले बात करते हैं पोन्स। पोन्स जो होते हैं हमारे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं माइंड के, ठीक है। ये ट्रैफिक पुलिस का कार्य करते हैं, यानी संदेशों को एक जगह जमा नहीं होने देते हैं बल्कि उन्हें सही दिशा में और सही जगह पहुंचाते हैं। सेकंड, हमारे मूत्राशय पर जो कंट्रोल रखता है वो भी पोन्स रखता है। टॉयलेट को इंडिकेशन जो देता है वो हमारा पोन्स देता है। तीसरा, जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, दुख सुख हंसी, ठीक है ना, हंसी खुशी जो भी होता है, फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो भी हमारे पोन्स के द्वारा होते हैं। उसके बाद हमने बात की सेरिबेलम। जो सेरिबेलम होता है हमारा सेकंड सबसे बड़ा पार्ट होता है किसका, ब्रेन का। पहला था सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम। नेक्स्ट बात करते हैं मेंडुला ऑब्लिगेटा। जो मेंडुला ऑब्लिगेटा होता है वैसे तो ये ऐच्छिक व अनैच्छिक दोनों क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। यदि बात करें ज्यादा, तो ज्यादा जो काम करता है वो अनैच्छिक क्रियाओं पर करता है, जैसे कि सांस लेना, हृदय की धड़कनें चलना, ठीक है ना, उल्टी आना। ये जो जितनी भी अनैच्छिक क्रिया होती है, ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होना, जितनी भी अनैच्छिक क्रिया होती है सभी पर जो कंट्रोल रखता है वो हमारा मेंडुला ऑब्लिगेटा रखता है, ठीक है। तो आप सभी बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे प्लीज लाइक करें और अभी अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सकें और मुझे भी अच्छा लगे कि ज़्यादा स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मैं भी अच्छी वीडियो बना सकूं। तो आप इसे शेयर करते रहें और जिन्होंने अभी लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सके। और जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट मटेरियल मिलने वाला है आने वाले टाइम में, ताकि आप पेड कोर्स से बच सकें, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं आज की मास्टर क्लास का, वो है ब्लड। आइए हम ब्लड को शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार हम ब्लड से ब्लड ग्रुप निकालते हैं। ब्लड ग्रुप से फिर हम कैसे पता करते हैं, यदि हमारे मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप ये है तो आने वाली संतानों में क्या ब्लड ग्रुप होगा, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता है। तो आइए अब इन चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। अब हम ब्लड के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ ये देखेंगे ब्लड का संगठन किस प्रकार होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस प्रकार ब्लड ग्रुप निकालते हैं और किस प्रकार ए बी सर्वग्राही होता है और ओ जो होता है हमारा सर्वदाता होता है,
ठीक है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता है, इन सभी पर हम अभी बात करने वाले हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। ब्लड में हमें सबसे पहले जो समझना होगा वो ये है कि ब्लड का संगठन किस प्रकार होता है। ब्लड का संगठन किस प्रकार होता है, तो ब्लड में एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है हमारा रक्त कणिकाएं। कौन कौन सा, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है और जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो कितनी बची शेष, तो शेष 45% हमारी रक्त कणिकाएं होती हैं। कितना, 45% हमारी रक्त कणिकाएं होती हैं। और बात करें रक्त कणिकाओं की, तो रक्त कणिकाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, जैसे कि वायुमंडल में हमारी धूल के कण हैं, उसी प्रकार हमारे रक्त में हमारे भी कण हैं, रक्त में भी कण हैं, जिन्हें कहते हैं रक्त कणिकाएं। तो ये रक्त कणिकाएं भी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहला हमारा एरिथ्रोसाइड, दूसरे पर हमारा ल्यूकोसाइड और लास्ट में हमारा थ्रोम्बोसाइड। ठीक है ना, फिर से रिपीट करता हूं, जो रक्त कणिकाएं होती हैं ये भी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले एरिथ्रोसाइड, दूसरे पर हमारी ल्यूकोसाइड और लास्ट में हमारी थ्रोम्बोसाइड। जो एरिथ्रोसाइड होती हैं उन्हें कहते हैं आरबीसी, ल्यूकोसाइड को कहते हैं हम डब्ल्यूबीसी और जो हमारी थ्रोम्बोसाइड है उन्हें कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं ये भी हमारी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है कणिका में और एक होती है अकणिकाएं में। ठीक है ना, ग्रेन्यूल्स और एग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब है, कणिका में का मतलब है कि इस प्रकार अगर डब्ल्यूबीसी तो उसके अंदर इस प्रकार कण पाए जाएंगे। ठीक है, और जो अकणिका में है उसके अंदर कोई भी कण नहीं पाया जाएगा, उसके अंदर कोई भी कण नहीं पाया जाएगा। तो ये होती है हमारी कणिका में और अकणिकाएं में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है कणिका में और दूसरी होती है अकणिका में। कणिका में का मतलब है जिनमें कण पाए जाते हैं उन्हें कणिका में कहते हैं, और जिनमें कण नहीं पाए जाते हैं वो अकणिका में कहलाती हैं। ठीक है, और जो हमारी कणिका में होती हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। कौन कौन सी, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। अब बात करें अकणिका में की, तो अकणिका में भी हमारी 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं। यदि बात करें डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेन्यूल्स और एग्रेन्यूल्स, यानी कणिका में और अकणिका में। यदि पूछे टोटल कितनी प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती हैं, तो टोटल हमारी 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और हमारी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये होती है हमारी डब्ल्यूबीसी। तो ये था हमारा संगठन कि ब्लड हमारा किस प्रकार होता है। फिर से रिपीट करता हूं, जो हमारा ब्लड होता है उसमें 55% प्लाज्मा और हमारा 45% रक्त कणिकाएं होती हैं। यदि बात करें रक्त कणिकाओं की, तो रक्त कणिकाएं भी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एरिथ्रोसाइड, ठीक है, एरिथ्रोसाइड, ल्यूकोसाइड और थ्रोम्बोसाइड। जो एरिथ्रोसाइड होती है उन्हें डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ल्यूकोसाइड को एरिथ्रोसाइड को आरबीसी कहते हैं, ल्यूकोसाइड को हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं और थ्रोम्बोसाइट को हम प्लेटलेट्स कहते हैं। यदि बात करें ल्यूकोसाइट की यानी डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी हमारी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, ग्रेन्यूल्स और अग्रेन्यूल्स, कणिका में और अकणिका में। यदि बात करें कणिका में की, तो कणिका में 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। यदि बात करें अकणिका में की, तो अकणिका में 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पीएच। जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, उसका पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 होता है, इसका मतलब हमारा ब्लड जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, कैसा होता है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट। जो इसका वेट होता है ब्लड का हमारी पूरी बॉडी में, वो हमारे पूरे शरीर का 7 से 8% हिस्सा होता है, 7 से 8% भाग होता है। ठीक है, यदि बात करें लीटर में, तो एवरेज जो होता है वो हमारा 5 से 6 लीटर एक मनुष्य में होता है ब्लड। ठीक, कितना, 5 से 6 लीटर हमारा ब्लड होता है एक मनुष्य में। यदि बात करें टोटल वेट की, हमारे शरीर में वेट कितना होता है, तो हमारी पूरी बॉडी का 7 से 8% होता है। पूरी बॉडी का 7 से 8% हिस्सा होता है ब्लड का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एंटीजन कि आखिरकार एंटीजन क्या होते हैं। देखिए, एंटीजन एक प्रकार के चोर से समझिए। यदि आपके घर में कोई चोर आया तो वो एंटीजन है, और उससे लड़ने के लिए आपने जो हथियार उठाए वो एंटीबॉडी है। ठीक है,
एंटीजन क्या है? एंटीजन चोर हैं, जो बाहर से गंदगी है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जबकि जो एंटीबॉडी है वो चीज है जो कि उस चोर को मारने के लिए अपोजिट में लाई गई, ठीक। तो ये होता है हमारा एंटीजन। जो एंटीजन होते हैं हमारे WBC पर चिपके हुए होते हैं। किस पर? RBC पर, सॉरी, RBC पर चिपके हुए होते हैं हमारे एंटीजन। इस प्रकार RBC पर चिपके हुए होते हैं हमारे एंटीजन, ठीक है ना। इन एंटीजन से ही पता पड़ता है कि हमारे ब्लड का ब्लड ग्रुप कौन सा है। इन एंटीजन से ही पता पड़ता है हमारे ब्लड का ब्लड ग्रुप कौन सा है। किससे? एंटीजन से, क्योंकि एंटीजन ही बताते हैं कि ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप B है, ब्लड ग्रुप C है, ठीक है। बात करें एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी वो चीज होती है जो कि एंटीजन को मारने के लिए आती है। यदि हमारे शरीर में एंटीजन A आ जाता है तो उसे मारने के लिए एंटीबॉडी B आएगी, एंटीबॉडी B आएगी। मान लीजिए एंटीजन A है और एंटीबॉडी A आ गई तो आपस में क्लोट कर जाएंगे, यानी दोस्ती कर जाएंगे। इसीलिए इस चोर को मारने के लिए एक विरोधी आएगा, इस चोर को मारने के लिए एक विरोधी आएगा। जो चोर होगा उसे एंटीजन, और जो हमारा इसका विरोधी होगा वो कहलाएगा एंटीबॉडी। यानी एंटीजन A है तो उसकी एंटीबॉडी B होगी, ताकि आपस में दोनों लड़ सकें और हमारे शरीर की रक्षा कर सकें, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एंटीजन। जो एंटीजन होते हैं वो हमारे RBC पर चिपके हुए होते हैं। इन एंटीजन से ही हमें हमारे ब्लड ग्रुप का पता पड़ता है कि हमारा ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है या फिर O है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाए कि किसके द्वारा हमारे ब्लड ग्रुप का पता पड़ता है, एंटीजन, एंटीबॉडी, प्लाज्मा या रक्त कणिकाएं, तो आपका आंसर होगा रक्त कणिकाओं के अंतर्गत हमारे RBC पर पाए जाने वाले एंटीजन से हमारे ब्लड ग्रुप का पता पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं किस प्रकार हमारे ब्लड का ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है। मैंने भी आपको बताया था कि हमारे RBC पर यदि एंटीजन A है तो हमारा ब्लड ग्रुप A, यदि हमारे RBC पर एंटीजन B है तो हमारा ब्लड ग्रुप B, यदि हमारे RBC पर एंटीजन A और B दोनों है तो हमारा ब्लड ग्रुप AB, यदि हमारे RBC पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? O, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, यदि हमारी RBC है उस पर एंटीजन A है तो हमारा ब्लड ग्रुप A, ठीक है। यदि हमारी RBC पर एंटीजन B है तो हमारा ब्लड ग्रुप B, यदि हमारी RBC पर एंटीजन A और B दोनों है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा AB, यदि हमारी RBC पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा O। कौन सा? ब्लड ग्रुप होगा O। इस प्रकार हम ब्लड ग्रुप फाइंड करते हैं। यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए हमारी एंटीजन है, जो हमारा ब्लड ग्रुप है, यदि किसी का ब्लड ग्रुप A है, यदि किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसके RBC पर कौन से एंटीजन होंगे? तो उसके RBC पर A एंटीजन होगा, ठीक है। यदि पूछ ले किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो उसके RBC पर कौन से एंटीजन होंगे? तो उसके RBC पर हमारे A और B दोनों एंटीजन होंगे, A और B दोनों एंटीजन होंगे। तो ये था हमारा एंटीजन, और एंटीजन के विरोध में उसे खत्म करने के लिए जो आते हैं उन्हें कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं RH फैक्टर की। क्या चीज? RH फैक्टर। आपने अब एंटीजन A पढ़ा, एंटीजन B पढ़ा, एंटीजन AB पढ़ा और एंटीजन O पढ़ा, ठीक है। यानी एंटीजन A का मतलब ब्लड ग्रुप A पढ़ा, ब्लड ग्रुप B पढ़ा, ब्लड ग्रुप AB पढ़ा और ब्लड ग्रुप O पढ़ा। लेकिन आपने देखा होगा ब्लड ग्रुप हमारे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, ठीक है ना, O नेगेटिव, O पॉजिटिव, इस प्रकार के हमारे ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में। ये नेगेटिव और पॉजिटिव लगता है, ये हमारा RH फैक्टर की वजह से लगता है। किससे? RH फैक्टर की वजह से हमारा जो ब्लड ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव लगता है उसका कारण है RH फैक्टर। ये RH फैक्टर सबसे पहले हमारा किसमें? रीसस बंदर में खोजा गया था, और जिनमें RH फैक्टर पॉजिटिव होता है यानी पाया जाता है उन्हें कहते हैं RH पॉजिटिव, और जिनमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता है उन्हें कहते हैं RH नेगेटिव, ठीक है। यदि किसी का ब्लड ग्रुप A है और उसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा A पॉजिटिव। यदि किसी का ब्लड ग्रुप B है और उसमें RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, यानी उसके ब्लड में RH फैक्टर नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो होगा O नेगेटिव या B नेगेटिव या फिर AB नेगेटिव। यदि RH फैक्टर नहीं है तो नेगेटिव, यदि RH फैक्टर है तो पॉजिटिव, ठीक है।
तो एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा आरबीसी पर एंटीजन ए है तो हमारा सीधा सी बात है हमारा ब्लड ग्रुप ए होने वाला है। ठीक है, यदि ब्लड ग्रुप ए में RH पॉजिटिव प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा। यदि RH पॉजिटिव जो है एब्सेंट है यानी RH नेगेटिव है तो ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए नेगेटिव होगा। यदि हमारी आरबीसी पर बी एंटीजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होने वाला हो बी होने वाला है। यदि इसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा बी पॉजिटिव। यदि RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा बी नेगेटिव। ठीक है, उसी प्रकार यदि हमें आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। यदि ए बी ब्लड ग्रुप पर RH फैक्टर पाया जाता है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होगा। ठीक है, यदि हमारे ब्लड में ए बी ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर नहीं पाया जाता है तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी नेगेटिव होगा, ए बी नेगेटिव होगा। उसी प्रकार यदि आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होगा वो ओ होगा। यदि कोई भी हमारा एंटीजन नहीं है हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में कोई भी एंटीजन नहीं है और उसमें RH फैक्टर पाया जाता है तो जो हमारा ब्लड ग्रुप होगा वो O पॉजिटिव होगा, O पॉजिटिव होगा। यदि हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन नहीं है और हमारे ब्लड में RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा O नेगेटिव। कौन सा? O नेगेटिव। ठीक है, एक और बात आपको याद रखनी है कि जो हमारे RH फैक्टर वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। जैसे कि ए पॉजिटिव वाला कभी भी ए नेगेटिव को ब्लड नहीं देगा, बी पॉजिटिव वाला कभी भी बी नेगेटिव को ब्लड नहीं देगा, ए बी पॉजिटिव वाला कभी भी ए बी नेगेटिव को ब्लड नहीं देगा और ओ पॉजिटिव वाला कभी भी ओ नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं देगा। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो RH फैक्टर के केस में कभी भी पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं देता है। जैसे कि हमारा ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को नहीं देगा, बी पॉजिटिव वाला बी नेगेटिव को नहीं देगा, ए बी पॉजिटिव वाला ए बी नेगेटिव को नहीं देगा और ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव को नहीं देगा। सही है, फिर से रिपीट करता हूं, जहां हम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर नहीं जाएंगे। ठीक है, RH फैक्टर के केस में आपको चीज याद रखनी है। नॉर्मली जो होते हैं मनुष्य उनमें 80% लोगों में RH फैक्टर पॉजिटिव यानी पाया जाता है और जो 20% होते हैं उनमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता है। यानी हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 20% तो नेगेटिव होते हैं यानी बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। लेकिन 80% जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं? वो हमारे होते हैं पॉजिटिव यानी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। क्योंकि हमारे ब्लड में 80% यानी 80% लोगों के ब्लड में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, इसलिए उनके ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में होते हैं। और 20% लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जिनके ब्लड में जो हमारा RH पॉजिटिव है, RH फैक्टर है वो प्रेजेंट नहीं होता है यानी उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा RH फैक्टर होता है वो 80% लोगों के ब्लड में प्रेजेंट होता है और 20% लोगों के ब्लड में एब्सेंट होता है। ठीक है, इसी कारण जो हमारे 80% लोग होते हैं वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के होते हैं और जो 20% लोग होते हैं वो हमारे नेगेटिव ब्लड ग्रुप के होते हैं। ठीक है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आइए अब ये देखते हैं कि हम किसको ब्लड दे सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, किसको ब्लड दे सकते हैं और किससे ब्लड हम ले सकते हैं, इस चीज पर बात करते हैं। मैंने आपको बताया शुरुआत में एंटीजन क्या होते हैं। एंटीजन हमारे शरीर में एक प्रकार से चोर समझिए, चोर हमारे शरीर में एंटीजन होते हैं। कौन? चोर होते हैं। और उन चोर को मारने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण हमारा शरीर करता है और जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीजन के विपरीत होगी। यानी यदि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी। इसका कारण ये है, यदि एंटीजन ए हुआ और एंटीबॉडी भी ए हो गई तो आपस में दोस्ती कर लेंगे और चोरी और तगड़ी करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम अगर एंटीजन ए है तो उसके विपरीत एंटीबॉडी बी होगी। ठीक है, यदि कोई सीधी सी बात है, यदि कोई छोटा हथियार लेकर चोरी करने आ रहा है तो अगली बार वो आएगा, यदि उसकी संभावना अगली बार है तो आप अगली बार उससे बड़ा हथियार लेकर घर में बैठे होगे। तो यही होता हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन होता हमारा चोर और एंटीबॉडी हमारी होती है हमारा सुरक्षा करने वाली। ठीक है, तो यदि एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी होगी, यदि एंटीजन बी है तो उसमें एंटीबॉडी ए होगी, यदि एंटीजन ए भी है तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, यदि एंटीजन कोई सा भी नहीं है तो उसमें एंटीबॉडी दोनों होंगी।
ए और बी एंटीबॉडी दोनों होंगी। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं जो हमारी एंटीजन है वो रक्तदाता होते हैं, रक्तदाता होते हैं, और एंटीबॉडी जो होती है हमारी रक्तग्राही होती है। रक्तदाता मतलब जो रक्त देंगे एंटीजन, और रक्तग्राही का मतलब जो हमारा हमसे रक्त लेंगे। जैसे कि एंटीजन ए है, एंटीजन ए ब्लड ग्रुप वाला एंटीजन, उसके अंदर आरबीसी पर एंटीजन ए है। ठीक है, जब वो ब्लड देगा तो उसका एंटीजन चेक होगा, उसका एंटीजन चेक होगा कि उसका एंटीजन क्या है, एंटीजन ए है, एंटीजन बी है। ठीक है, यदि कोई ब्लड ग्रुप ले रहा है, प्रॉब्लम में ले रहा है, तो उसका एंटीबॉडी चेक होगा कि उसका एंटीबॉडी क्या है। लेने वाले का क्या चेक होता है, लेने वाले का एंटीबॉडी चेक होता है, और जो दे रहा है उसका होता है एंटीजन चेक होता है। ठीक है, जब आपस में दोनों मिल जाते हैं तब हम एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं। तो आपको यहाँ से दो चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी, कि जो हमारा रक्तदाता होता है वो एंटीजन होता है, और जो रक्तग्राही यानी रक्त ग्रहण करने वाला होता है वो एंटीबॉडी होता है। यदि किसी को रक्त देना है और एक को लेना है तो किसका एंटीजन चेक होगा, किसका एंटीबॉडी चेक होगा। तो आपको याद रखना है जो ब्लड देगा उसका एंटीजन, और जो ब्लड लेगा उसका एंटीबॉडी चेक होगा। ठीक है, उसका एंटीबॉडी चेक होगा। आइए अब देखते हैं हम किस प्रकार हम ब्लड किसी को दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते हैं। देखिए ये है एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी और एंटीजन ओ। जिसमें एंटीजन पाया जाएगा वो है ए, इसमें बी, इसमें ए बी, और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। यदि बात करें एंटीबॉडी की तो ए एंटीबॉडी में बी एंटीबॉडी पाया जाएगा, इसमें ए पाया जाएगा, और इसमें कोई सा भी नहीं, और इसमें ए भी दोनों पाए जाएंगे। आपको याद रखना है अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं पर भी सेम नहीं बनना चाहिए। यानी ए बन गया तो भी गलत है, तो भी हम ब्लड नहीं दे सकते। यदि बी बन गया तो भी हम ब्लड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिल गए तो आपस में दोस्ती कर लेंगे, ये दोनों मिल गए तो आपस में दोस्ती कर लेंगे। आपको याद रखना है ए और बी कहीं नहीं बनना चाहिए, ए और बी कहीं नहीं मिलना चाहिए। अगर दोनों मिल गए तो ये ब्लड क्लॉट कर लेंगे। ठीक है ना, ब्लड का थक्का बना देंगे। ठीक, थक्का बना देंगे तो हमारा शरीर में हमारी जो नसें हैं उनमें ब्लड जमने लगेगा। इसीलिए कहीं पर भी ए और बी नहीं बनना चाहिए मल्टीप्लाई करते टाइम। ठीक है, जैसे कि हमने बनाया, हमने ए और बी की मल्टीप्लाई करी तो हमारा आया ए बी। ठीक है, जो कि हमारा सही है। फिर हमने आगे देखा, फिर हमने ए और ए में मल्टीप्लाई करी, जो हमारा आया ए, तो हमारा ये ब्लड ग्रुप गलत है। ठीक है, उसके बाद हमने ए की मल्टीप्लाई करी इसमें, जिसमें कोई भी एंटी बॉडी नहीं है, तो हमारा ए आया। ठीक है, फिर हमने इसकी इसमें की तो ए बी आया, यानी यहाँ पर भी ए बन गया, यहाँ पर भी ब्लड जो हमारा क्लॉट हो जाएगा, यानी ब्लड का थक्का जम जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा ब्लड का थक्का जम जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ब्लड का थक्का जम जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा, फिर आया हमारा बी। ठीक है, इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर बी आया, यहाँ पर भी ब्लड का थक्का जम जाएगा, और यहाँ पर नहीं जमेगा क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है, ए और बी है। यहाँ पर भी नहीं जमेगा क्योंकि ये बी है, यहाँ पर जम जाएगा क्योंकि यहाँ पर बी आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पर आया ए बी, यानी यहाँ पर भी ब्लड का थक्का जम जाएगा। यदि बात करें नेक्स्ट तो यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर भी ब्लड का थक्का जम जाएगा, यहाँ पर कोई भी ब्लड का थक्का नहीं जमेगा क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। उसके बाद हम बात करें इस पर तो यहाँ पर भी ब्लड का थक्का जम जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ओ की तो यहाँ पर आया बी, यहाँ पर ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, यहाँ पर आया ओ, यहाँ पर भी ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, यहाँ पर भी ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, और ए बी, यहाँ पर भी ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, यहाँ पर भी ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर होती है कि हमारे कौन से सर्वदाता होंगे, कौन से सर्वग्राही होंगे। ठीक है ना, जैसे कि मैंने ये बताया था, ये वाली जो रो है हमारी कौन सी रक्तदाता है। ठीक है, रक्तदाता है, यानी जहां पर सभी राइट होंगे वो हमारे सर्वदाता होंगे। जैसे कि हमारा ये राइट, ये राइट, ये राइट और ये राइट, ये वाली रो जो है हमारी पूरी राइट है, तो जो हमारा रक्तदाता होगा वो ए बी होगा। रक्तग्राही जो होगा वो होगा हमारा ए बी, क्योंकि ग्राही वाला हिस्सा ये है। ठीक है ना, रक्तग्राही ए बी। बात करें रक्तदाता की तो रक्तदाता होगा हमारा ओ, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा पूरा राइट है। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमारा पूरा राइट है, यहाँ पर कहीं पर भी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हुई, इस वजह से हमारा जो ओ होगा वो सर्वदाता होगा, क्योंकि ये वाली रो जो थी हमारी, ये वाली रो थी हमारी कौन सी, दाता वाली, और ये थी हमारी ग्राही वाली। तो जो हमारी ये वाली रो है ये पूरी राइट है, इसका मतलब ए बी हुआ हमारा सर्वग्राही। ठीक है, ये वाली रो जो है हमारी पूरी राइट है, यानी ओ जो हुआ हमारा वो हुआ सर्वदाता। ठीक है, वो हुआ हमारा सर्वदाता।
अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि किस प्रकार हम ये देखते हैं कि यदि माँ का ब्लड ग्रुप और पिता का ब्लड ग्रुप हमें पता है तो आने वाली संतानों में कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं पॉसिबल। ठीक है, उन पर बात करते हैं। उससे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि ब्लड का किस प्रकार संगठन होता है। तो ब्लड में हमारा प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा 55% होता है, रक्त कणिकाएं 45% होती हैं। यदि बात करें रक्त कणिकाओं की तो रक्त कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी को अरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी को, और बात करें थ्रोम्बोसाइट तो थ्रोम्बोसाइट कहते हैं हम प्लेटलेट्स को। ठीक है, बात करें डब्ल्यूबीसी की तो डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, ग्रेन्यूल्स और एग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स मतलब कणिका में और एग्रेन्यूल्स मतलब एकणिका में। ठीक है, जो कणिका में होती है वो भी तीन प्रकार की होती है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बात करें एकणिका में की तो एकणिका में मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, तो टोटल जो आरबीसी होती है हमारी कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, बात करें पीएच की तो इसका पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4 यानी क्षारीय होता है। यदि बात करें वेट की तो हमारी पूरी बॉडी के वेट का 7 से 8% हिस्सा होता है। यदि बात करें लीटर में तो एवरेज जो मनुष्य में ब्लड होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, बात करें हम एंटीजन की तो हमारे शरीर में जो एंटीजन होते हैं एक तरीके से हमारे क्या होते हैं, चोर होते हैं। इन एंटीजन से हमें पता पड़ता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है और ये हमारे आरबीसी पर चिपके हुए होते हैं। यदि आरबीसी पर ए एंटीजन चिपका हुआ है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा। यदि आरबीसी पर बी एंटीजन चिपका हुआ है तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होगा बी होगा। यदि आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन चिपके हुए हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप ए भी होगा। यदि आरबीसी पर कोई भी एंटीजन चिपका हुआ नहीं है तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, उसके बाद हमने बात की आरएच फैक्टर पर। जो आरएच फैक्टर होता है वो सबसे पहले हमारा रीसस बंदर में खोजा गया था और जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है उसे आरएच पॉजिटिव और जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है उसे आरएच नेगेटिव कहते हैं। लगभग पूरे दुनिया में 80% लोगों में आरएच फैक्टर जो होता है प्रेजेंट होता है और 20% लोगों में आरएच फैक्टर एब्सेंट होता है। ठीक है, जिनमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है उनके ब्लड ग्रुप पर पॉजिटिव लग जाता है और जिनके आरएच फैक्टर में मतलब जिनके ब्लड में आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है उनके ब्लड ग्रुप में नेगेटिव लग जाता है। इसका मतलब हमारे 80% लोग जो होंगे पूरे विश्व में वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होंगे और जो हमारे 20% लोग होंगे वो कैसे होंगे, वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले होंगे। कैसे, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले होंगे। आरएच फैक्टर के केस में आपको एक और चीज याद रखनी है, कभी भी पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता है। जैसे कि ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है, बी पॉजिटिव वाला बी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है, ए बी पॉजिटिव वाला ए बी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है और बी पॉजिटिव वाला बी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है। उसके बाद हमने बात की किस प्रकार हम ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करें यदि ब्लड ग्रुप किसी का बी है, ठीक है ना, और उसे ब्लड ग्रुप देना है, यदि उसे ब्लड ग्रुप देना है तो जहां पर क्रॉस आ रहा है यानी वो ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड नहीं दे सकता और बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता। ठीक है, ओ को नहीं दे सकता। तो एग्जाम में यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें मान लीजिए ये ए है, ये सर्वदाता है मतलब दान देने वाला है और ये है ग्राही। ठीक है, अगर बात करें यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किस किस को ब्लड दे सकता है, तो आपको याद रखना है वो ए को दे सकता है। ठीक है ना, ब्लड ग्रुप ए वाले को दे सकता है, ए वाला, और ए वाला बी वाले को नहीं दे सकता, और ए वाला हमारा ए बी वाले को दे सकता है और ए वाला हमारा ओ को नहीं दे सकता। उसी प्रकार हमारा ब्लड ग्रुप बी वाला बी वाले ए वाले को नहीं दे सकता, बी वाला बी वाले को दे सकता है। ठीक है, बी वाला ए बी वाले को दे सकता है और बी वाला हमारा ओ को नहीं दे सकता। उसी प्रकार ए बी वाला ना तो ए को दे सकता ना बी को दे सकता, ए बी को दे सकता है ए बी वाला और वो ओ को भी नहीं दे सकता है। यानी ए बी ब्लड ग्रुप वाला केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले को भी ब्लड देगा। यदि बात करें ओ की तो ओ वाला ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और हमारा ओ को दे सकता है। इसी कारण ये जो हुआ हमारा ओ वो हुआ सर्वदाता। और बात करें सबका ब्लड ग्रुप लेने वाला तो वो हमारा ए बी है जो कि सबका ब्लड ग्रुप ले रहा है, इसी कारण हम ए बी को सर्वग्राही कहते हैं यानी सब कुछ ग्रहण करने वाला, और जो हमारा ओ होता है उसे सर्वदाता कहते हैं यानी सबको देने वाला। ठीक है, इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और कहीं पर भी ए और बी ना बने, बस कहीं पर भी ए और बी ना बने बस।
एक बार हम इसे देख लेते हैं अपने आप चार्ट बना के, अगर किसी को डाउट आ रहा हो तो एक बार चलो हम खुद से चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, आपको बस मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है बस। ठीक है, अब देखिए आपको इस वाले ब्रैकेट की इस वाले ब्रैकेट से करनी है, तो आपने इससे करा तो आया आपका ए बी, फिर आपने नेक्स्ट देखा वो आया हमारा ए ए, तो ए बन गया, तो इसका मतलब हम ब्लड नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें मल्टीप्लाई करी तो क्या आया हमारा ए आया, यानी हम दे सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें की तो ए बी आया, यानी फिर से ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इस पर गए यानी बी की हमने करी तो बी आया, इसका मतलब ब्लड जो हमारा क्लॉट हो जाएगा। उसके बाद हम इस पर गए तो हमारा ए बी आया, इसका मतलब हम दे सकते हैं। इसके बाद हम इस पर गए तो हमारा बी आया, इसका मतलब हम दे सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट में गए तो हमारा ए बी आया, इसका मतलब ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इस पर गए तो हमारा ए बी आया, इसका मतलब ब्लड क्लॉट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट गए तो हमारा ए बी आया, इसका मतलब ब्लड क्लॉट हो जाएगा। उसके बाद हम इस पर आए तो हमारा ए बी आया, इसका मतलब हम ब्लड दे सकते हैं। लास्ट में हम गए तो ए बी आया, इसका मतलब ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में गए तो हमारा बी आया, यहाँ पर ए बी आया, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा और यहाँ पर हमारा ए और बी दोनों आए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस वाली रो में सब कुछ कौन किसको दे रहा है, तो ये हमारा राइट है सब कुछ। तो हमारा ओ जो हुआ सर्वदाता हुआ। और बात करें सर्वग्राही की तो सर्वग्राही हमारा ए बी हुआ, क्योंकि सबका ये ब्लड ग्रुप ले रहा है। तो सर्व ए बी जो हुआ हमारा वो क्या हुआ सर्वग्राही, ए बी हुआ हमारा सर्वग्राही। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कौन किसका ब्लड ले सकता है, कौन किसका ब्लड नहीं ले सकता है। ठीक है, यदि हम ये देखें कि बी वाला हमारा किस किस का ब्लड ले सकता है, तो बी वाला हमारा केवल बी का ले सकता है और हमारा ओ का ले सकता है। ठीक है, जहां पर राइट आ रहा है, यानी बी जो हमारा जिसके में एंटीबॉडी बी है वो हमारा किसका ब्लड ले सकता है, तो वो हमारा बी का ले सकता है, ओ का ले सकता है। यदि हम बात करें ओ की तो ओ वाला ना तो ए का ले सकता, ना बी का ले सकता, ना हमारा ए बी का ले सकता, केवल ओ का ले सकता है। यानी ब्लड ग्रुप ओ वाला केवल ब्लड ग्रुप ओ का ब्लड ले सकता है। ठीक है, आप इसे आसानी से चार्ट से निकालना सीख सकते हैं, बहुत आसान है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि किस प्रकार हम देखते हैं कि यदि माँ बाप का हमें ब्लड ग्रुप पता है तो आने वाले बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। उन चारों केसों में से एक ब्लड होना कंफर्म है, उन चारों में से एक ब्लड जरूर होगा। ठीक है, तो आइए उसको नेक्स्ट को देखते हैं हम कि किस प्रकार हम माँ बाप के ब्लड से बच्चे का ब्लड निकालते हैं, ब्लड ग्रुप निकालते हैं। अब देखते हैं हम किस प्रकार हम ब्लड फाइंड कर सकते हैं। यदि हमें अपने पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता है तो आने वाली संतानों में क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होंगे, कंफर्म हम निकाल सकते हैं, कंफर्म। ठीक है, यदि हमारे पेरेंट्स में से दोनों में से यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है और किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो आने वाली संतानों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होंगे, हम इस पर बात करते हैं। देखिए, आप ए है तो इसके साथ बी नहीं है तो हम इसे आई ए और आई ओ लिख लेंगे, आई जीरो। ठीक है ना, इसे आई बी और आई जीरो लिख लेंगे। ठीक है, अब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, यानी इस प्रकार इसके साथ, यानी ब्लड ग्रुप जो होगा वो हमारा ए बी होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए बी होगा। यदि हम इसके साथ कराते हैं तो ब्लड ग्रुप हमारा बी होगा। ठीक है, यदि हम ए की ओ के साथ कराते हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा। यदि हम ओ की ओ के साथ कराते हैं तो ब्लड ग्रुप हमारा ओ होगा। यानी आने वाली संतान में कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है और ओ हो सकता है। ठीक है, ये सभी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं आने वाली संतान में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि हमें माँ बाप में से किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, और किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो आने वाली संतानों में कौन कौन से ब्लड होने पॉसिबल है। इसे हमने लिखा आई ए, इसे हमने लिखा आई बी, इसे हमने लिखा आई ए, इसे लिखा आई ओ। ठीक है, इस वाले की हमने इसके साथ मल्टीप्लाई की तो हमारा आया ए, फिर हमने ए की सेकंड वाले से की तो भी हमारा आया ए,
जब हमने बी की ए से की तो आया हमारा ए बी, ठीक है। जब हमने बी की 0 से की, ओ से की, तो हमारा आया ओ। यानी यदि माँ बाप में से किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है और किसी का ब्लड ग्रुप, माँ बाप में से किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो आने वाली संतानों में जो ब्लड ग्रुप होंगे वो ए बी और ओ हो सकते हैं। यानी आने वाली संतान में कभी भी ब्लड जो होगा वो बी नहीं होगा। आने वाली संतान में कभी भी ब्लड बी नहीं होगा, आपको याद रखना है। यदि आपके माँ बाप में से किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है और किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो आपका कभी भी ब्लड ग्रुप बी नहीं होगा, कभी भी ब्लड ग्रुप बी नहीं होगा। उसी तरीके से यदि आपके पेरेंट्स में से किसी का ब्लड ग्रुप ए है और किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो आपका ब्लड ग्रुप इन चारों में से कोई सा भी हो सकता है, इन चारों में से कोई सा भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और निकाल कर देखते हैं। मान लीजिए ये हमने ए ले लिया था, बी ले लिया था, अब हम ए ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। मान लीजिए पेरेंट्स में से एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का भी ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, यानी मम्मी का भी ब्लड ग्रुप ए है और पापा का भी ब्लड ग्रुप ए है। तो आने वाली संतानों में, यानी जो उनकी संतानें होंगी वो कौन कौन से होंगी, किस किस ब्लड ग्रुप की होंगी, तो हमने I0 लिखा, इसे IA और I0 लिखा, ठीक है। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई कराई, यानी ए की ए के साथ यानी ए आया, फिर इसकी इसके साथ कराई तो भी ए आया, फिर हमने इसकी इसके साथ कराई तो भी ए आया, और इसकी इसके साथ कराई तो हमारा ओ आया। तो यानी यदि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप दोनों के सेम है, ए है, तो जो उनकी संतानें होंगी उनमें ब्लड ग्रुप ए और ओ, यानी ब्लड ग्रुप ए और ओ में से ही एक होगा, ना कभी ए बी होगा ना कभी ब्लड ग्रुप बी होगा, ठीक है। ना ही कभी ब्लड ग्रुप हमारा बी होगा, ना ही कभी ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ए और ओ में से एक होगा, ठीक है। इस प्रकार आप, यदि आपके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप आपको पता है तो आप अपने ब्लड ग्रुप इन चारों में से फाइंड कर सकते हैं। इन चारों में से हमेशा एक होगा, कंफर्म है, इन चारों में से हमेशा एक होगा, वरना आप समझ सकते हैं, ठीक है। इन चारों में से एक होना कंफर्म है। तो ये थे हमारे ब्लड ग्रुप फाइंड करना, कि किस प्रकार हम ब्लड ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। यदि हमें माँ बाप का, यानी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता है तो हम आसानी से उसे फाइंड कर सकते हैं। हम एक और देख लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। मान लीजिए पेरेंट्स में से किसी का ब्लड ग्रुप हमारा ए बी है, ठीक है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है और किसी का ब्लड ग्रुप हमारा बी है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो हम आसानी से देख सकते हैं। हमने इसे आई ए लिखा, इसे आई बी लिखा, इसे आई बी लिखा और इसे आई ओ लिखा। तो हमने इसको इससे मिलाया तो हमारा ए बी बना, ठीक है। हमने इसे इससे मिलाया तो हमारा बी बना, हमने इसे इससे मिलाया तो हमारा ए बना, जब हमने इसे इससे मिलाया तो हमारा बी बना। यानी पेरेंट्स में से किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है और किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो जो उनकी संतानें होंगी उनका ब्लड ग्रुप बी, मतलब ए बी, बी, ए और बी, इनमें से एक होगा। यानी उनका ब्लड ग्रुप कभी भी ओ नहीं होगा, उनकी संतानों में कभी भी ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा, ठीक है। यदि सिंपल शब्दों में ये समझिए, यदि आपके पापा का ब्लड ग्रुप ए बी है और आपकी मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है, तो जो आपका ब्लड ग्रुप होगा वो कभी भी ओ में से नहीं होगा, उनमें से होगा। ए बी हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, लेकिन कभी भी आपका ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम ब्लड ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना, ताकि और भी बच्चे आकर इसे लाइव देख सकें। अभी तो मैं आपको बस बेसिक नॉलेज देता जा रहा हूँ। जब मैं इसकी क्लास लूँगा, बायोलॉजी की अलग अलग एक एक चैप्टर की क्लास लूँगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको उस टाइम पर डाउट ना हो कि क्या एंटीजन होता है, क्या एंटीबॉडी होता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, आपको ये दिक्कत ना पड़े, ठीक है। जब तक आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए, मास्टर क्लासों के थ्रू मैं आपका सिलेबस कवर करा रहा हूँ, आपको एक नॉलेज देता जा रहा हूँ, साथ के साथ कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूँ, ताकि जब मैं आपकी इस क्लास लूँ बायोलॉजी की, तब आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना, एंड तक वीडियो को देखते रहना, एंड तक वीडियो को देखते रहना। जिसकी वीडियो छूट जाए वो बाद में जरूर देख ले, ठीक है, क्योंकि हर संडे को मेरी मास्टर वीडियो आती है, जिसके थ्रू हम सिलेबस कवर करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। इसके नोट्स मैंने टोटल टेलीग्राम चैनल पर डाल दी हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हमारा टॉपिक है वो है मानव हार्मोन्स। यानी अब हम ये समझने वाले हैं
कि कौन सा हार्मोन्स हमारा किस ग्रंथि से निकलता है और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, और एग्जामों में किस प्रकार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं मानव हार्मोन से, इसे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे हमारी ग्रंथियां किस प्रकार की होती हैं, क्योंकि जब हम हार्मोन्स पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें ग्रंथियों को समझना होगा। क्योंकि ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और लास्ट होती है हमारी मिश्रित ग्रंथि। जो मानव हार्मोन्स हैं वो निकलते हैं हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से। तो हमें पहले समझना होगा कि हमारी ग्रंथियां किस प्रकार की होती हैं और हार्मोन्स किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। जो हमारी ग्रंथियां होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी हमारी बहिःस्रावी ग्रंथि और लास्ट हमारी मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं वो नलिका विहीन होती है, नलिका विहीन होती है, यानी हमारा हार्मोन्स अंदर से अंदर निकलता है और यूं ही बहने लगता है। ठीक है, उनमें कोई भी नलिका नहीं होती है। जबकि जो हमारी बहिःस्रावी ग्रंथि होती है तो उन्हें बाहर निकलने के लिए एक नली की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि त्वचा से उन्हें बाहर निकलना है। बहिःस्रावी मतलब जो हमारे शरीर से बाहर निकलती हो। ठीक है, तो हमारे शरीर से जैसे पसीना बाहर निकलना है तो उन्हें एक नलिका की जरूरत पड़ेगी, यानी एक छिद्र की भी जरूरत पड़ेगी बाहर निकलने के लिए। तो जो हमारी बहिःस्रावी ग्रंथि होती हैं उन्हें बाहर निकलने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है, इसीलिए इन्हें कहते हैं नलिका युक्त, नलिका युक्त ग्रंथियां। कौन सी? बहिःस्रावी ग्रंथियां। और बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियां तो उनमें कोई भी नलिका नहीं होती है, वो नलिका विहीन होती हैं। ठीक है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनसे हार्मोन्स निकलते हैं, जबकि बहिःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उनसे एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? उनसे एंजाइम निकलते हैं। लास्ट हमारी होती है मिश्रित ग्रंथियां। जो मिश्रित ग्रंथियां होती हैं वो नलिका युक्त और नलिका विहीन दोनों प्रकार की होती हैं, यानी वो बहिःस्रावी भी होती हैं, वो अंतःस्रावी भी होती हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार की होती हैं। कौन सी? मिश्रित ग्रंथियां। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अग्नाशय, पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज हमारा सबसे बड़ी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, या फिर कह सकते हैं सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी? हमारी अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, और ये हमारी हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का श्रावण करती हैं। ठीक है, दोनों को निकालती हैं। कौन सी? मिश्रित ग्रंथियां। ठीक है, फिर से समझते हैं। हमारी ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित। जो अंतःस्रावी होती हैं वो नलिका विहीन होती है, उन्हें नलिका की आवश्यकता नहीं होती है और इनसे हमारे हार्मोन्स निकलते हैं। जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये हमारी नलिका युक्त होती हैं और इनसे एंजाइम निकलते हैं। जो हमारी मिश्रित ग्रंथियां होती हैं इनसे हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकलते हैं और ये नलिका युक्त और नलिका विहीन होती हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा अग्नाशय। यदि बात करें हमारी किसकी? अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो हमारी पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये सभी हमारी कैसी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। यदि बात करें बहिःस्रावी ग्रंथियों की तो उसमें दूध ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, ठीक है, दूध ग्रंथि, पसीना ग्रंथि और आंसू ग्रंथि, जिससे हमारे शरीर से चीजें बाहर निकले वो बहिःस्रावी, यानी दूध माँ के गर्भ से, माँ के उससे दूध निकलता है, वो कैसा हुआ? दूध ग्रंथियां हुई। ठीक है, बाहर निकलता है। दूसरे बात करें श्वेत ग्रंथि यानी पसीना ग्रंथि, पसीना भी हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ये भी बहिःस्रावी ग्रंथि हुई। और आंसू भी हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, तो ये भी हमारी बहिःस्रावी ग्रंथियां हुई। ठीक है, अब हम एक एक पर बात करते हैं। चूंकि हम पढ़ने वाले मानव हार्मोन्स, और हार्मोन्स हमारे किससे निकलते हैं? तो हार्मोन्स हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। कहाँ से? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, इसीलिए हम पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्योंकि हार्मोन्स हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं और हम बात करने वाले हैं मानव हार्मोन्स पर। ठीक है, सबसे पहली जो ग्रंथि लेते हैं वो है हमारी पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि की पहले स्थिति पर बात करते हैं कि हमारी पीयूष ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है। देखिए, जो हमारी पीयूष ग्रंथि है वो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। स्टेनॉइड नाम की एक जगह होती है, उसमें मटर के दाने की तरह चिपकी हुई होती है। कितनी बड़ी होती है? एक मटर के दाने के समान होती है हमारी पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं, आपने देखा होगा स्कूल में एक मास्टर सभी बच्चों पर कंट्रोल रखता है, उसी प्रकार ये जो हमारी पीयूष ग्रंथियां होती है ये बहुत ज़्यादा हार्मोन्स पर अपना कंट्रोल रखती है, यानी उन्हें निकलना है या नहीं निकलना है, उन्हें कब निकलना है, कैसे निकलना है, इस प्रकार का कंट्रोल हमारा कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करती है। इसी कारण इसे मास्टर कहा जाता है, यानी मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है।
इसकी सबसे पहले तो स्थिति पूछी जाती है कि हमारी मास्टर ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पर उपस्थित होती है। तो हमारे शरीर के स्फेनॉइड यानी हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती है हमारी, ये हमारा स्फेनॉइड होता है मस्तिष्क का, और इस तरफ उपस्थित होती है पीछे की तरफ एक मटर के दाने के समान। ठीक है, कौन सी हमारी मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। और इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार एक मटर के दाने के समान होता है। कैसा, मटर के दाने के समान होता है। ठीक है, और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इससे आपको मुख्य रूप से जो हार्मोन्स याद रखने हैं वो 3 याद रखने हैं। कौन कौन से, GTH, GH और लास्ट हमारा कौन सा, वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। GTH यानी GTH है हमारा STH, GH और हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। STH का मतलब है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, GH का मतलब है ग्रोथ हार्मोन्स, और वैसोप्रेसिन हम पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, जो हमारे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स यानी STH और जो हमारा ग्रोथ हार्मोन्स यानी GH है, ये दोनों हमारी लंबाई और बौने पर डिपेंड करते हैं। यानी हमारी लंबाई बढ़ रही है या फिर हम बौने रह गए, ये डिपेंड करता है हमारा किस पर, STH यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स पर, जो कि हमारे पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। ठीक है, यदि हमारे STH यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स हमारे यदि ज़्यादा निकलने लगे तो हमारी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं भीमकाय रोग। कैसा, भीमकाय रोग। यदि ये हमारे कम निकले STH और GH तो हम बौने रह जाते हैं। ठीक है, बौने रह जाते हैं। इसीलिए हमारे STH और GH एक लिमिटेड मात्रा में निकलने चाहिए, जिससे हमारी लंबाई जो है वो देखने में अच्छी हो। ठीक है, ना तो ज़्यादा निकलने चाहिए ना ही कम निकलने चाहिए। इसका मतलब STH यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स और GH यानी ग्रोथ हार्मोन्स हमारी हड्डियों पर कार्य करते हैं। हड्डियों पर कार्य क्यों करते हैं कि आपका सीधा सीधा मतलब होगा, यदि हमारी हाइट बढ़ रही है तो यानी हमारी हड्डियां बढ़ रही हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हड्डियां वहीं रह गई और हमारी खाल लंबी हो गई, नहीं। यदि हाइट बढ़ रही है तो सीधी सी बात है हमारे शरीर की हड्डियां बढ़ रही हैं। यही कारण है कि जो हमारा STH यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स हमारे हड्डियों पर कार्य करते हैं, क्योंकि जब हमारी लंबाई बढ़ती है तो हड्डियां बढ़ती हैं। जब हड्डियां बढ़ेंगी जब ही लंबाई बढ़ेगी, और ये दोनों हमारी लंबाई बढ़ाने और लंबाई जो हमारी कम रह जाती है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं हमारे कौन कौन से, STH और GH हार्मोन्स। ठीक है, यदि इनकी अधिकता हो जाए तो इनसे भीमकाय रोग हो जाता है, यदि ये कम निकले तो इनसे बौनापन हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भीमकाय रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है, तो ऑप्शन में या तो STH यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स होगा या फिर हमारा ग्रोथ हार्मोन्स होगा। यदि दोनों हो तो आपको ग्रोथ हार्मोन्स लगाना है। कौन सा, ग्रोथ हार्मोन्स लगाना है। ठीक है, जो हमारा STH यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स जो होता है, प्रौढ़ावस्था में इसकी कमी से साइमन रोग हो जाता है। कौन सा, साइमन रोग। यदि पूछा जाए कि साइमन रोग हमारा किस हार्मोन्स की कमी से होता है, तो आपको याद रखना है साइमन रोग हमारा STH यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स की कमी से होता है। कौन सा, जो हमारा साइमन रोग है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। कौन सा, वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। देखिए, जो हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन्स होता है ये किस पर कार्य करता है, ये हमारे नेफ्रॉन पर कार्य करता है। किस पर, नेफ्रॉन पर। और हमें पता था कि नेफ्रॉन हमारी किसकी कार्यात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन हमारी किसकी कार्यात्मक, तो हमारी वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। ठीक है ना, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। जहां पर हमारा ब्लड फिल्टर होता है और टॉयलेट बनाकर बाहर निकाला जाता है शरीर से। ठीक है, उस पर हमारी कार्यरत होती है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स, जो होता है हमारे नेफ्रॉन पर कार्यरत होता है। इसका मतलब यदि वैसोप्रेसिन हार्मोन्स जो है हमारा, यदि वैसोप्रेसिन हार्मोन्स हमारा ज़्यादा निकलेगा, वैसोप्रेसिन हार्मोन्स हमारा ज़्यादा निकलेगा तो हमें टॉयलेट ज़्यादा आएगा, और टॉयलेट बहुत ज़्यादा पतला होगा और बार बार टॉयलेट आएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, जब हमें ज़्यादा टॉयलेट आएगा और हमारे अंदर से पानी ज़्यादा निकलेगा तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो जो हमें डिहाइड्रेशन होता है वो हमें वैसोप्रेसिन हार्मोन्स की कमी से होता है। कौन सा, वैसोप्रेसिन हार्मोन्स की कमी से हमें डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि वैसोप्रेसिन हार्मोन्स हमारा नेफ्रॉन पर कार्य करता है, जहां पर हमारा ब्लड फिल्टर होता है और टॉयलेट बनकर बाहर निकलता है। यदि वैसोप्रेसिन हार्मोन्स ज़्यादा निकलेगा तो हमारा जो टॉयलेट होगा वो बहुत पतला होगा और बहुत ज़्यादा आएगा, जिससे हमारे अंदर से पानी की कमी होगी और हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करें कम की, तो यदि कम निकलेगा तो हमारा टॉयलेट बहुत ज़्यादा गाढ़ा
और पीले कलर का होगा। जब जब टॉयलेट ज़्यादा पीला आता है, समझ लीजिए वैसोप्रेसिन हार्मोन्स हमारा कम निकल रहा है, वैसोप्रेसिन हार्मोन्स हमारा कम निकल रहा है। और वो पीलापन जो है वो कुछ और नहीं है बल्कि ब्लड अच्छे से साफ नहीं हो पाया, वो हल्का सा लाल कलर हमारे टॉयलेट में बाहर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। हम वैसोप्रेसिन हार्मोन्स को दोबारा समझते हैं। देखिए, जो वैसोप्रेसिन हार्मोन्स होता है ये हमारे नेफ्रॉन पर कार्य करता है। किस पर? नेफ्रॉन पर कार्य करता है, यानी हमारी किडनी पर कार्य करता है। और हमें पता है हमारी किडनी में क्या होता है, हमारा ब्लड फिल्टर होता है, और जब फिल्टर होके हमारा टॉयलेट अलग कर दिया जाता है और शुद्ध रक्त जो होता है वो अलग कर दिया जाता है, जिसे धमनी लेकर हमारी बॉडी में चली जाती है। ठीक है, जो हमारा टॉयलेट अलग हुआ उस टॉयलेट पर हमारा कार्य करता है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। यदि वैसोप्रेसिन हार्मोन्स कम निकल रहा है तो हमारा जो टॉयलेट होगा वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा और बहुत ज़्यादा पीला होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा पीला और बहुत ज़्यादा हमें दर्द करेगा, टॉयलेट होते में हमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ठीक है, ये होता हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन्स का कम निकलने का कारण। ठीक है, कमी मतलब रोग। ठीक, बात करते हैं अधिकता से। यदि ये अधिक निकलेगा तो हमारा ये बहुत ज़्यादा हमारे अंदर टॉयलेट बनाएगा, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा टॉयलेट आएगा और टॉयलेट पतला होगा। जब टॉयलेट पतला होगा और टॉयलेट बहुत ज़्यादा आएगा, जिससे कि हमारे शरीर में पानी की कमी होगी और हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। तो आपको पीयूष ग्रंथि से मुख्य रूप से कौन कौन से याद रखने हैं? तो पीयूष ग्रंथि से आपको मुख्य रूप से 3 हार्मोन्स याद रखने हैं। कौन कौन से? एसटीएच यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, दूसरा जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन्स, तीसरा हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। जिसमें से एसटीएच यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स हमारे लंबाई पर कार्य करते हैं, हमारी हड्डियों पर कार्य करते हैं। वहीं पर हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन्स हमारे टॉयलेट पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है पीनियल ग्रंथि। कौन सी? पीनियल ग्रंथि। आपको पीनियल ग्रंथि से मुख्य रूप से 2 हार्मोन्स याद रखने हैं। पीनियल ग्रंथि से मुख्य रूप से 2 हार्मोन्स याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? एक है मेलाटोनिन, दूसरा है सेराटोनिन। कौन कौन सा? मेलाटोनिन और सेराटोनिन। जो हमारा मेलाटोनिन होता है वो हमारे त्वचा का रंग निर्धारण करता है। मेलाटोनिन हमारे त्वचा का रंग निर्धारण करता है। कौन सा? मेलाटोनिन। यह धूप में जाने से अधिक निकलता है और यदि हम अंधेरे में हैं तो ये कम निकलता है। ठीक है, यदि ये ज़्यादा निकलेगा तो हमारी त्वचा काली होगी। ठीक है, यदि ये कम निकलेगा तो हमारी त्वचा गोरी होगी। यही कारण है यदि हम धूप में ज़्यादा जाते हैं तो हमारा मेलाटोनिन अधिक निकलता है और हमारी त्वचा काली हो जाती है। ठीक है, दूसरा कारण, यदि हम धूप में नहीं जाते हैं तो हमारा मेलाटोनिन कम निकलता है और हमारी त्वचा साफ रहती है। कैसी रहती है? साफ रहती है। ठीक है, तो जो हमारा मेलाटोनिन है वो किस पर कार्य करता है? तो हमारी त्वचा के रंग को निर्धारण करने पर कार्य करता है। ठीक है, यानी ये अधिक निकलेगा तो हमारी त्वचा काली होगी, यानी यदि हम धूप में जाएंगे तो ये अधिक निकलेगा और हमारी त्वचा काली होगी। यदि हम धूप में नहीं जाएंगे तो ये कम निकलेगा और हमारी त्वचा गोरी होगी। दूसरा है हमारा इससे संबंधित, दूसरा कौन सा? वो है सेराटोनिन। सेराटोनिन इसका विपरीत होता है। ये भी धूप पर कार्य करता है, लेकिन ये नींद पर कार्य करता है। किस पर? नींद पर। जैसे कि वो त्वचा पर कार्य करता था, ये नींद पर कार्य करता है। आपने देखा होगा आपको अंधेरे में ज़्यादा नींद आती है, अंधेरे में ज़्यादा नींद आती है। लाइट ऑफ करने के बाद यदि लाइट ऑन है, ज़्यादा उजाला है तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। तो जो हमारा सेराटोनिन होता है वो अंधेरे में अधिक निकलता है, जिससे हमें नींद ज़्यादा आती है, और ये उजाले में कम निकलता है, जिससे हमें नींद कम आती है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, जो सेराटोनिन होता है ये भी धूप पर कार्य करता है और मेलाटोनिन भी धूप पर कार्य करता है। ठीक है, जो हमारा सेराटोनिन होता है वो मुख्य रूप से किस पर कार्य करता है? किस शरीर के किस चीज़ पर कार्य करता है? तो वो हमारी त्वचा पर कार्य करता है। लेकिन जो हमारा सेराटोनिन होता है वो किस पर कार्य करता है? तो वो हमारी नींद पर कार्य करता है। यानी हमें अंधेरे में अधिक नींद आती है। इसका कारण यह है कि अंधेरे में हमारा सेराटोनिन अधिक निकलता है, जिसके कारण हमें नींद अधिक आती है, जबकि उजाले में हमारा सेराटोनिन हार्मोन्स कम निकलता है और हमें नींद कम आती है। ठीक है, तो ये थे हमारे मेलाटोनिन और सेराटोनिन। आपको याद रखना सबसे पहले तो मेलाटोनिन हमारा और सेराटोनिन हमारा किससे निकलता है? तो पीनियल ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, किससे? पीनियल ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। देखिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होता है वो दूध ग्रंथियों का निर्माण में सहायक होता है। ठीक है,
प्रेगनेंसी में दूध ग्रंथियों के निर्माण में सहायक होता है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। यदि पूछा जाए कि दूध ग्रंथियों का निर्माण जो होता है वो किस हार्मोन से होता है, तो आपका आंसर होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन से। किससे? प्रोलैक्टिन हार्मोन से। प्रारंभिक दूध ग्रंथियों का निर्माण, यदि बात करें दूध के निर्माण का, तो दूध का निर्माण जो होता है वो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन से होता है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन से होता है दूध का निर्माण। लेकिन प्रारंभिक दूध ग्रंथियों का विकास जो होता है वो हमारा होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। तो आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन से एक ही चीज याद रखनी है कि दूध ग्रंथियों का प्रारंभिक विकास जो होता है वो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स। जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स है ये क्या करता है, जब प्रेगनेंसी के दौरान ये गर्भाशय को सिकोड़ देता है जिससे लेबर पेन उत्पन्न होता है। लेबर पेन से क्या होता है कि बच्चा पैदा होने के लिए एक प्रेशर बनता है, एक प्रेशर जनरेट होता है, यानी ये प्रेगनेंसी के दौरान निकलता है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि दूध को, यानी मान लीजिए कोई लड़की बच्चा हो गया और माँ के दूध का निर्माण नहीं हो रहा, दूध नहीं निकल रहा, तो ये जो हमारा ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स है इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि उसके दूध का निर्माण हो और बच्चा दूध पी सके। ये होता है हमारे ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स। दूसरा, आपने देखा होगा गाय भैंस जब दूध नहीं देती है तो उन्हें एक इंजेक्शन लगाया जाता है, वही ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स है। सबसे ज्यादा यदि दुरुपयोग किया जा रहा है किसी भी हार्मोन्स का बाजार में तो वो हमारा ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स ही है, क्योंकि ये पशुओं को दिया जाता है। जब इसे पशुओं में लगाया जाता है तो पशु दूध देते हैं, जब दूध देते हैं तो वो दूध किस में जाता है, तो वो दूध हम पीते हैं जिससे हमें इसकी कमी होती है। ठीक है, हमें इसकी कमी होती है। दूसरी बात, जब ये हार्मोन्स पशुओं में लगाया जाता है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो गिद्ध और बाज जो होते हैं उन्हें खाते हैं। ठीक है, मरे हुए जो हमारे पशु होते हैं उन्हें खाते हैं, गाय भैंसों को। तो गिद्ध और बाज जो हैं वो हमारे खत्म होने का मेन कारण ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स ही था। इसीलिए इस पर बैन लगाया गया, क्योंकि ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो था ये दूध के लिए, कि गाय भैंस ज़्यादा दूध दें या फिर दूध नहीं दे रही है तो लगा देते थे, दूध दे देती थी, तो इसी कारण इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया। जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो गिद्ध और बाज उन्हें खाते थे। जब गिद्ध और बाज खाते थे तो उनके अंदर ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स चला जाता था जिससे उनकी मृत्यु हो जाती थी या फिर वो अंधे हो जाते थे। तो यही कारण था कि उनको बचाया जा सके, गिद्ध और बाजों को बचाया जा सके, इसीलिए ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स पर रोक लगा दी गई। जो आज हमें कमी देखने को मिलती है गिद्ध और बाजों की, वो इस ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से देखने को मिलती है, इसकी अधिकता से, यानी ये पशुओं में अधिक लगाया गया था। ठीक है, तो सर्वाधिक दुरुपयोग किस हार्मोन्स का बाजार में किया गया, तो वो था हमारा ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं GTH यानी गोनेटोट्रोपिक हार्मोन्स। गोनेट्स क्या होते हैं? गोनेट्स होते हैं यानी हमारे अंदर स्पर्म का बनना, ठीक है, लड़कों के अंदर स्पर्म का बनना और लड़कियों के अंदर ओवम का बनना, ये कहलाता हमारा गोनेट्स। ये हमारे गोनेट्स होते हैं और ये बनने की क्रिया कराती है क्या? ओव्यूलेशन। लड़की में ओव्यूलेशन कहलाती है। ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं, GTH क्या होता है, गोनेटोट्रोपिक हार्मोन्स क्या होता है, ये हमारे जो लड़कों में होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, और लड़कियों में जो होते हैं प्रोजेस्टेरोन, और एक और होता है एस्ट्रोजन। ठीक है ना, ये निकालने में सहायता करता है, यानी ये निकले इसमें सहायता करता है हमारा कौन सा? GTH यानी गोनेटोट्रोपिक हार्मोन्स। गोनेट्स क्या होते हैं आपको बता दिया मैंने। गोनेट्स होता है स्पर्म जो होता है हमारे अंदर, स्पर्म वो होता है गोनेट्स, और लड़कियों के अंदर जो ओवम होता है वो हमारा गोनेट्स होते हैं। ठीक है, तो गोनेटोट्रोपिक हार्मोन्स क्या हुआ कि जो हमारे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और लड़कियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का निर्माण में, यानी उन्हें उत्तेजित करना, निर्माण के लिए उन्हें निकालने के लिए उत्तेजित करना, यही कार्य करता हमारा कौन सा? हमारा GTH यानी गोनेटोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ये हमारी सांस नली यानी ट्रैकिया के दोनों तरफ उपस्थित होती है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये है हमारी थायराइड ग्रंथि, ये हमारी श्वास नली ट्रैकिया, ठीक है ना, इसके दोनों ओर उपस्थित होती है हमारी थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि पर ये आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये होते हैं पैराथायराइड।
ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है वो कहाँ पर उपस्थित होती है, तो हमारी श्वास नली यानी हमारी ट्रैकिया के दोनों तरफ उपस्थित होती है हमारी कौन सी थायराइड ग्रंथि। बात करें पैराथायराइड, तो थायराइड ग्रंथि पर कुछ बिंदियां सी दिखाई देती हैं, वो कहलाती है हमारी पैराथायराइड, यानी 2 बिंदियां हमारी राइट हैंड और 2 बिंदियां हमारी लेफ्ट हैंड पर होती हैं, इन दोनों को कहते हैं पैराथायराइड। ठीक है। थायराइड ग्रंथि से हमारा क्या निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है जिसमें 65% हमारा आयोडीन होता है। कितना, 65% हमारा आयोडीन होता है। और हमें यह भी पता है कि आयोडीन का कलर गुलाबी होता है, इसी कारण जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उसका कलर भी गुलाबी होता है। ठीक है, उसका कलर भी गुलाबी होता है। फिर से रिपीट करता हूं, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है वो हमारी श्वास नली यानी ट्रैकिया के दोनों तरफ उपस्थित होती है और उसके दोनों तरफ 2 बिंदियां पाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं पैराथायराइड। यानी थायराइड हमारी ट्रैकिया के दोनों तरफ उपस्थित होती है और पैराथायराइड ग्रंथि हमारी थायराइड ग्रंथि पर उपस्थित होती है। ठीक है। थायराइड ग्रंथि से हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, थायराइड ग्रंथि से हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है और थायरॉक्सिन हार्मोन्स में 65% आयोडीन होती है, 65% आयोडीन होती है और आयोडीन का कलर गुलाबी होता है, इसीलिए थायरॉक्सिन हार्मोन्स का कलर भी गुलाबी होता है। ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है, यदि बच्चा मां के गर्भ में है और उसे थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो उसे रोग होगा क्रेटिज्म। कौन सा, क्रेटिज्म रोग होगा। इस क्रेटिज्म रोग में क्या होता है कि बच्चा मंद बुद्धि का, जीभ मोटी, आंखें चौड़ी होती हैं। ठीक है। यदि मां के गर्भ में थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाए बच्चे को, तो बच्चा मोटी जीभ का, चौड़ी आंखों का और मंद बुद्धि का पैदा होता है। यदि बात करें बड़े पैदा होने के बाद उम्र में, यानी हम जैसे कि उम्र में यदि इसकी कमी हो जाए आयोडीन की, तो आपने देखा होगा घेंगा रोग हो जाता है जिसमें गला बड़ा बड़ा सा लगता है। ठीक है। क्रेब्स रोग भी कहते हैं उसे, जिसमें गला आगे की ओर निकल जाता है, उसे कहते हैं घेंगा रोग। यानी जो हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद हमारे अंदर जो आयोडीन की कमी होती है यानी थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होती है, उसके कारण हमें रोग होता है घेंगा। यदि बात करें मां के गर्भ में, यानी मां के गर्भ में किसकी कमी हो जाए, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाए बच्चे में, तो उसे होता है क्रेटिज्म रोग, जिसके कारण बच्चा मोटी जीभ का, चौड़ी आंखों का और मंद बुद्धि का पैदा होता है। ठीक है। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पर, यानी जब मां के गर्भ में बच्चा होता है उस टाइम पर लड़की को क्या दिया जाता है, आयोडीन और आयरन की गोली दी जाती है। ठीक है, इसी कारण ये दी जाती है। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं मानव हार्मोन से हमने क्या क्या पढ़ा। जिसको वीडियो पसंद आ रही है वो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करते चलना अगर पसंद आ रही है तो। ठीक है। अभी हम आगे भी और पढ़ने वाले हैं, तो आप इसी प्रकार एंड तक देखते रहना वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ी ग्रंथियाँ। क्या चीज़, सबसे पहले हमने पढ़ी ग्रंथियाँ, कि ग्रंथियाँ हमारी कितने प्रकार की होती हैं। तो ग्रंथियाँ जो होती हैं मुख्य रूप से हमारी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बहिस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो हमारी नलिका विहीन होती हैं। ठीक है। और उनसे हार्मोन्स निकलता है, जैसे हमारी पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। बात करें बहिस्रावी ग्रंथियों की तो नलिका युक्त होती हैं, जैसे दुग्ध ग्रंथि, आंसू ग्रंथि और पसीना ग्रंथि या फिर श्वेत ग्रंथि। इनसे हमारे एंजाइम निकलते हैं। बात करें मिश्रित ग्रंथियों की तो मिश्रित ग्रंथि हमारी नलिका युक्त और नलिका विहीन होती हैं, यानी इनसे एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। यदि बात करें एग्जाम्पल की तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका कौन सा, आग्नाशय, जो कि हमारी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है। उसके बाद हमने बात की पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से आपको मुख्य रूप से 3 हार्मोन्स याद रखने हैं, STH, GH और हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। STH यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, GH यानी ग्रोथ हार्मोन्स और वैसोप्रेसिन हार्मोन्स को हम ये पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं ये दोनों हमारी हड्डियों पर यानी लंबाई पर कार्य करते हैं। यदि STH और GH की कमी हो जाती है तो हम बौने रह जाएंगे, यदि इनकी अधिकता हो जाती है तो भीमकाय रोग यानी बहुत लंबाई बढ़ जाती है। ये इसीलिए इनका निकलना एक सीमित मात्रा में होना चाहिए। ठीक है। STH यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स की कमी से साइमंड रोग होता है। कौन सा, साइमंड रोग होता है। नेक्स्ट हमने बात की वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। जो हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन्स होता है वो हमारे नेफ्रॉन पर कार्य करता है, जहां पर हमारा ब्लड फिल्टर होता है, मूत्र अलग होता है। ठीक है। यदि वैसोप्रेसिन हार्मोन्स अधिक निकलता है तो हमें टॉयलेट अधिक आता है और टॉयलेट बहुत पतला होता है। ठीक है। टॉयलेट अधिक आएगा तो हमारे अंदर डिहाइड्रेशन होगा, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा
उल्टी आने की संभावना रहेगी और चक्कर आने की संभावना रहेगी। बात करते हैं इसकी कमी से। यदि इसकी कमी रहती है तो हमें टॉयलेट जो होगा बहुत गाढ़ा, बहुत ज़्यादा पीला आता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो इसकी कमी और अधिकता से आप समझ गए होंगे क्या क्या होता है। उसके बाद हमने बात की पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि से आपको मुख्य रूप से 2 हार्मोन्स याद रखने हैं। कौन कौन से? मेलाटोनिन और सेराटोनिन। जो मेलाटोनिन होता है वो हमारी त्वचा का रंग निर्धारण करता है, ठीक है, यानी इसकी ज़्यादा निकलने से त्वचा काली और कम निकलने से त्वचा गोरी होती है। इसी कारण ज़्यादा धूप में निकलने से मेलाटोनिन अधिक निकलता है और हमारी त्वचा काली होती है, जबकि यदि हम धूप में कम निकलते हैं तो मेलाटोनिन कम निकलता है और हमारी त्वचा गोरी होती है। बात करें सेराटोनिन की, तो सेराटोनिन भी हमारा धूप पर कार्य करता है, लेकिन ये हमारी नींद पर कार्य करता है शरीर में। नींद पर किस प्रकार? हमें अंधेरे में ज़्यादा नींद आती है क्योंकि अंधेरे में हमारा मेलाटोनिन अधिक निकलता है, ठीक है, और हमें उजाले में कम नींद आती है क्योंकि उजाले में हमारा सेराटोनिन हमारा उजाले में कम निकलता है। इसी कारण हमें उजाले में कम नींद आती है और अंधेरे में हमारा सेराटोनिन जो होता है वो अधिक निकलता है, इसीलिए हमें अंधेरे में अधिक नींद आती है, ठीक है। इसीलिए हम लाइट ऑफ करके सोते हैं जिससे कि हमारा सेराटोनिन अधिक निकले और हमें नींद अच्छे से आए। उसके बाद हमने बात की प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होता है, प्रारंभिक दूध ग्रंथियों का निर्माण जो होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स से ही होता है, ठीक है। बात करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से क्या होता है कि जब बच्चा गर्भाशय में होता है और डिलीवरी का टाइम होता है तो उस टाइम पर यह माँ के गर्भाशय को सिकोड़ देता है, जिससे एक पेन उत्पन्न होता है और एक फोर्स जनरेट होता है बच्चे को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स। और दूसरा ये क्या होता है, ये दूध का निर्माण करता है, यानी बच्चा हो गया और माँ के अंदर दूध नहीं निकल रहा तो इसके इंजेक्शन देने से उसके अंदर दूध का निर्माण होता है, इसीलिए इसे दुग्ध हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, दूध हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, फिर इसे मिल्क हार्मोन्स कहते हैं। पहला लेबर पेन हार्मोन्स या फिर बर्थ हार्मोन्स और दूसरा कहते हैं इसे मिल्क हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसे पशुओं में अधिक लगाया जाता था अब से पहले, अब तो कम लगाया जाता है लेकिन अब भी चोरी छुपे लगा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता था, दूध अधिक दे देते पशु, ठीक है, जब दूध अधिक देते थे इसका मिसयूज बहुत करा गया, जिसके कारण ये हमारे अंदर भी जाने लगा और हमें भी रोग होने लगे क्योंकि दूध को हम पीते थे, ठीक है। दूसरा, जब जानवर मर जाते थे उन्हें गिद्ध और बाज खाते थे, जब गिद्ध और बाज खाते थे उससे क्या होता था कि गिद्ध और बाज अंधे हो जाते थे या फिर मर जाते थे, इसीलिए सरकार ने इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पर रोक लगा दी, इसके दुरुपयोग पर, लेकिन इसका जरूरी यूज भी जरूरी है मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है। इसके मिसयूज पर रोक लगाई, ना कि इसके टोटल पर रोक लगाई, ठीक है। उसके बाद हमने बात की जीटीएच यानी गोनेटोट्रोपिक हार्मोन्स, यानी लड़की के अंदर स्पर्म और लड़की के अंदर ओवम बनने को प्रेरित करने का कार्य करता हमारा जीटीएच यानी गोनेटोट्रोपिक हार्मोन्स, यानी ये लड़के के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और लड़की के प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को निकालने में मदद करता है या फिर निकालने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा? हमारा जीटीएच यानी गोनेटोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट में बात की थायराइड ग्रंथि पर। जो थायराइड ग्रंथि होती है वो हमारी सांस नली या हमारी ट्रैकिया जो होती है उसके दोनों तरफ उपस्थित होती है थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि पर ही चिपके हुए होते हैं कुछ बिंदु से, उन्हें कहते हैं पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। पैराथायराइड ग्रंथि, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उससे हमारा थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है, और थायरोक्सिन हार्मोन्स में 65% हमारी क्या होती है, आयोडीन होती है, और आयोडीन का कलर गुलाबी होता है, इसीलिए हमारे जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है उसका कलर भी गुलाबी होता है, ठीक है। बात करें इसकी कमी की, यदि इसकी कमी माँ के गर्भ में बच्चे को हो जाए तो उसे क्रेटिज्म रोग हो जाता है, जिसके कारण उसको मंद बुद्धि, मोटी जीभ और चौड़ी आंखों का बच्चा पैदा होता है। यदि बात करें कि पैदा होने के बाद एक वयस्क में यदि इसकी कमी हो जाए, किसकी, थायरोक्सिन हार्मोन्स की, तो उसे घेंगा रोग हो जाता है, जिसके कारण हमारा गला जो होता है वो सूजा सा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या, मानव हार्मोन्स। और भी हम आने वाले समय में इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं अभी आइडिया देता जा रहा हूँ, ये भी बहुत डिटेल है, ये भी रेलवे वगैरह सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपका काम है इसी प्रकार वीडियो को एंड तक देखते रहना, और आज आप अपने 3 या 4 टॉपिक तो 4 या 5 टॉपिक तो आज कवर करने वाले हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। ये तीसरा टॉपिक हमने कवर कर लिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, माइंड पढ़ा,
सबसे पहले हमने माइंड पढ़ा, उसके बाद हमने ब्लड पढ़ा, अब मानव हार्मोन्स पढ़े। ठीक है, अब हम एक बार प्लांट हार्मोन्स और देख लेते हैं, क्योंकि मानव हार्मोन्स देख लिया, अब प्लांट हार्मोन्स और देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम प्लांट हार्मोन्स पर चर्चा करते हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लांट हार्मोन्स से भी संबंधित। बॉटनी वाला पोर्शन है प्लांट हार्मोन्स, हम बॉटनी को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्लांट हार्मोन्स, क्योंकि अभी हमने मानव हार्मोन्स समझा है, उसी के साथ साथ हम प्लांट हार्मोन्स भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, जो चैनल पर नए हो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल आइकन दबा देना ताकि आपकी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि बहुत बच्चों का ये डाउट आता है कि क्लास किस टाइम आएगी, किस टाइम आएगी। तो आप अपना बेल आइकन दबाई दीजिए, जिससे आपकी क्लास का पता पड़ जाए, आप पर नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से हमारे 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि प्लांट हार्मोन्स हमारे कौन कौन सा प्लांट हार्मोन्स क्या क्या करता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, आयोडीन है हमारा, आयोडीन कमी से क्रेटिज्म रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, वैसोप्रेसिन हार्मोन्स है वो हमारे टॉयलेट पर कार्य करता है। तो अभी हमने मानव हार्मोन्स को जिस प्रकार पढ़ा था, उसी प्रकार हमारे पौधों में भी हार्मोन्स कार्य करते हैं। पौधों में भी हार्मोन्स कार्य करते हैं, वो मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ऑक्सिन, फिर जिब्रेलिन, फिर साइटोकाइनिन, फिर एब्सिसिक एसिड, उसके बाद एथिलीन और लास्ट में फ्लोरीजन। फ्लोरीजन लास्ट वाला है हमारा फ्लोरीजन। ठीक है, तो ये है हमारे मुख्य रूप से कितने 6 प्रकार के। कौन कौन से? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, लास्ट वाला एथिलीन और फ्लोरीजन। ठीक है, एक एक को समझते हैं कि एक एक का आखिरकार क्या वर्क है हमारे पौधे के अंदर। जैसा कि सबसे पहला हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? ये हमारे पौधे की वृद्धि करता है, ऊपरी हिस्से की सीड्स वृद्धि करता है। मान लीजिए पौधा है और ये पौधा जो है हमारा ऊपर की तरफ वृद्धि करेगा, क्या करेगा? ऑक्सिन करेगा। ऑक्सिन हार्मोन जो होगा हमारे पौधे के अंदर, वही करेगा पौधे की सीड्स वृद्धि। ठीक है, जो हमारा पौधा आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर नोक निकलती बढ़ती चली जाती है, ठीक है, वो करता हमारा ऑक्सिन। कौन सा? ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन्स निकलने के फायदे और नुकसान दोनों हैं, क्योंकि यदि ऑक्सिन हार्मोन्स नहीं निकलेगा तो पौधा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये हुआ नुकसान। ठीक है, ये हुआ इसका नुकसान। एक और चीज, एक और तरफ से देखें, यदि ऑक्सिन हार्मोन्स ज्यादा निकलेगा, यदि ऑक्सिन हार्मोन्स ज्यादा निकलेगा तो हमारा पौधा ज्यादा वृद्धि करेगा। जब ज्यादा लंबा होगा तो नीचे की ओर झुक जाएगा और पौधा टूट भी सकता है। ठीक है, एक लिमिट में वृद्धि करनी आवश्यक है। मान लीजिए पौधा है, ये वृद्धि करता रहे इसका ऊपर वाला हिस्सा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊपर ज्यादा बोझ हो जाएगा और पौधा हमारा मुड़ जाएगा। इसीलिए इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ठीक है, तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है हमारा क्या करता है? तो ऑक्सिन हार्मोन हमारा मुख्य रूप से पौधे की सीड्स वृद्धि करता है। कैसी वृद्धि? सीड्स वृद्धि करता है, जिससे कि हमारा पौधा लंबा होता है। ठीक है, यदि ये कम निकलेगा तो हमारा पौधा बढ़ेगा नहीं, यदि ज्यादा निकलेगा तो हमारा पौधा ज्यादा बढ़ जाएगा और बोझ ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि वो नीचे की ओर मुड़कर टूट भी सकता है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सिन हार्मोन्स लिमिट में निकलना जरूरी है। सभी हार्मोन्स, मानव हो चाहे प्लांट हो, एक लिमिट में निकलने जरूरी है, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। ठीक है, कम निकलेगा तो भी परेशानी है, ज्यादा निकलेगा तो भी परेशानी है, एक लिमिट में निकलना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है हमारा जिब्रेलिन। जो जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है, यह भी हमारा वृद्धि में सहायक होता है। यह भी हमारा किस में सहायक होता है? तो वृद्धि में सहायक होता है हमारा जिब्रेलिन हार्मोन्स। ठीक है, दूसरा, जब आप खेतों में बीज बोते हो या फिर अपने आसपास प्लॉट में बीज बोते हो, तो कुछ दिनों बाद वो जर्मिनेट यानी क्या कहते हैं, अंकुरण हो जाता है उनमें। ठीक है ना, अंकुरण हो जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि जिम करने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उबले क्या कहते हैं, उपजे हुए चने खाते हैं, उपजे हुए चने। तो जो चनों को उपजाने का कार्य करता है, वो कौन सा चीज करती है? तो वो जिब्रेलिन करता है। ठीक है, जैसे कि खेत में बीज बोया, जब तक वो बीज हमारा उपजेगा नहीं, यानी वो फूटेगा नहीं, तब तक पौधा नहीं बनेगा। तो उसको फोड़ने का यानी उसको उपजाने का कार्य जो करता है, वो करता है हमारा जिब्रेलिन हार्मोन्स। ठीक है, तो जिब्रेलिन हार्मोन से पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि पौधे की वृद्धि में सहायक होता है, ऑक्सिन भी और जिब्रेलिन भी। दूसरा, ये अंकुरण में सहायक होता है, यानी जर्मिनेशन में सहायक होता है। कौन सा? हमारा जिब्रेलिन। थर्ड आपको याद रखना है, जो हमारा बीज रहित फल होते हैं, जैसे कि हमारा अंगूर है, संतरे में भी बहुत कम बीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, अंगूर है, संतरा है, जितने भी हमारे बीज रहित फल हैं,
वो बीज रहित फल जो प्राप्त होते हैं वो हमें जिब्रेलिन हार्मोन्स से प्राप्त होते हैं। जब हमारे फूल लगता है या हमारा फल छोटा होता है उसी समय पर जिब्रेलिन हार्मोन्स लगा दिया जाता है और उससे क्या होता है, उससे उसके अंदर फल के अंदर बीज नहीं बनते हैं। ठीक है, बीज नहीं बनते हैं। इसी कारण यदि हमें बीज रहित फल प्राप्त करने हैं तो हमें जिब्रेलिन हार्मोन्स का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको जिब्रेलिन हार्मोन से क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहला, ये वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, ये वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा, ये अंकुरण यानी जर्मिनेशन में सहायक होता है, बीजों के जर्मिनेशन में। ठीक है, थर्ड आपको याद रखना है कि ये जो होता है हमारा, जैसे कि हमें बीज रहित फल प्राप्त करने हैं, जैसे कि अंगूर होता है जिसमें बीज नहीं होते हैं, वो हमें बीज रहित फल जो प्राप्त होते हैं वो जिब्रेलिन हार्मोन्स की वजह से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वो है साइटोकाइनिन। जो हमारा साइटोकाइनिन होता है ये हमारा कोशिका विभाजन में सहायक होता है। पौधे की कोशिका विभाजन में सहायक होता है कौन सा, साइटोकाइनिन। तो एक तरीके से हम देखें साइटोकाइनिन भी पौधे की वृद्धि में ही सहायक है, क्योंकि जब कोशिका विभाजन होगा तभी हमारी कोशिकाएं अलग भागों में डिवाइड होंगी और पौधे की वृद्धि होगी। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो साइटोकाइनिन भी हमारा पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन पौधों में किस हार्मोन से होता है, तो आपको याद रखना वो है साइटोकाइनिन। कौन सा, साइटोकाइनिन की वजह से पौधों में क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, जिससे कि पौधों की वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है एब्सिसिक एसिड। कौन सा, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि पौधे की ऊपरी वाली सीड्स वृद्धि को तो रोक देता है, पौधे की सीड्स वृद्धि को तो रोक देता है और उसके साइड वाले यानी पत्तियों और उसके तनों में वृद्धि करता है। देखिए, जब तक यदि उसकी ऊपरी लंबाई बढ़ती रहेगी तो पौधा बहुत पतला हो जाएगा, बेल की तरह से हो जाएगा। लेकिन यदि उसके साइड वाले हिस्सा भी फूलेगा, उसकी पत्तियां भी निकलेंगी, उसके तने भी निकलेंगे, तो पौधा बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है, तो जो हमारा एब्सिसिक एसिड होता है वो यही कार्य करता है, ये सीड्स वृद्धि को तो रोकता है, यानी पौधे को लंबा होने से तो रोकता है, उसे रोककर उसकी साइड वृद्धि करता है, उसकी साइड वृद्धि करता है यानी उसे चौड़ा करता है, उसमें तने निकालता है, पत्तियां निकालता है। ये कार्य करता है हमारा कौन सा, एब्सिसिक एसिड। दूसरा, ये बीजों के अंकुरण को रोकता है। जैसे कि गेहूं निकले, ठीक है, गेहूं निकले, उसके बाद गेहूं को टंकियों में भर दिया गया, मक्का को टंकियों में भर दिया गया, ठीक है ना, चावल को टंकियों में भर दिया गया। तो चाहे ये जो हमारे चावल है, गेहूं है, मक्का है, ये भी तो हमारे अंकुरित हो सकते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि जब खेतों में से ये जो हमारे चने हैं, ठीक है, जो हमारे चावल हैं, जो हमारे गेहूं लेकर आए जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। ये एब्सिसिक एसिड ही बहुत लंबे समय तक गेहूं को, चने को, मटर को, ठीक है, मक्के को, इन्हें उपजने से रोकता है, ठीक है ना, इन्हें जर्मिनेट होने से रोकता है। यदि जर्मिनेशन कराना है तो उसके लिए जिब्रेलिन हार्मोन्स, और जो हमारा जर्मिनेशन नहीं होता है, आपने देखा होगा गेहूं हमारे कितने समय तक रखे रहते हैं टंकियों में, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, वो उगजते नहीं है। इसका कारण ये है, वो अंकुरित क्यों नहीं होते, क्योंकि उनमें एब्सिसिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड का इसलिए यूज है, यदि वो जर्मिनेट हो गए तो सारे गेहूं बेकार हो जाएंगे, सारे गेहूं बेकार हो जाएंगे और वो खाने लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए एब्सिसिक एसिड की जरूरत भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ताकि हमारे गेहूं या फिर हमारी जो फसल है, जो हम खेतों में से काट कर लेकर आए, वो हमारी जर्मिनेट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वो है एथिलीन। देखिए, एथिलीन एकमात्र ऐसा प्लांट हार्मोन्स है जो कि हमारा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, एथिलीन एकमात्र ऐसा प्लांट हार्मोन्स है जो कि हमारा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथिलीन जो होता है ये फलों को पकाने में सहायता करता है। आपने देखा होगा जिसे कहते हैं डाल वाले फल, डाल का पका हुआ फल, ठीक है ना, वो डाल का जो पका हुआ फल होता है उसे पकाने का कार्य जो करता है वो एथिलीन करता है। क्या करता है, एथिलीन करता है। ठीक है, आपने देखा होगा एथिलीन जब फल पक जाता है उससे एक महक सी आती है, उससे एक महक सी आती है। या फिर आप आम को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद उसमें क्या कहते हैं, पानी सा निकलता है, ठीक है, या फिर फल पक जाता है तो उसके वो गीला भी हो जाता है, कभी कभी क्या होते हैं फल गीले भी हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो महक, फलों का गीला हो जाना पकने के बाद, वो कुछ नहीं, वो एथिलीन है। वो एथिलीन बाहर निकलती है, ज्यादा पकने से एथिलीन बाहर निकलने लगती है। ठीक है, जिससे जो फल है वो सड़ने लगता है, ऐसा लगता है कि फल सड़ गया, बल्कि सड़ा नहीं है, वो ज़्यादा पक गया है, जिससे ज़्यादा एथिलीन निकल चुकी है और वो एथिलीन बाहर निकल रही है। इसीलिए फल सड़कर उसका
जो कवर है वो गल जाता है और बाहर की ओर सड़ना दिखाई देता है। ठीक है, ये कार्य होता है हमारा एथिलीन का। तो एथिलीन से आपको मुख्य रूप से चीजें याद रखनी वो ये है कि एकमात्र प्लांट हार्मोन्स जो कि गैसीय अवस्था में होता है वो है हमारा एथिलीन। कौन सा? एथिलीन हमारा कैसी अवस्था में होता है? तो हमारा गैसीय अवस्था में होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि फलों को पकाने में सहायता करता है और फल जो हमारे फल पके हुए होते हैं उनसे स्वतः जो महक आती है वो एथिलीन ही होती है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो एथिलीन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट है वो है फ्लोरिजन। फ्लोरिजन जो होता है, फ्लोरिजन को फ्लोवर से कनेक्ट कीजिए। पौधे में जो फूल लगता है वो फूल लगाने का कार्य हमारा फ्लोरिजन करता है। जब फूल लगेगा और फूल से क्या मिलेगा हमें? फूल से मिलेगा हमें फल। तो फ्लोरिजन का कार्य है फूल को पकाना, फूल को खिलाना और हमारे जो फूल से फल लगा उसे उत्साहित करना। ये कार्य है हमारा फ्लोरिजन का। ठीक है, यानी पौधों में परागण का कार्य जो करता है, यानी उनके अंदर जो परागण होता है वो किसके कारण होता है? वो हमारा फ्लोरिजन के कारण होता है। दूसरा, ये फूल को खिलाने में सहायक होता है फ्लोरिजन हार्मोन्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है फ्लोरिजन से। तो आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने प्लांट हार्मोन्स में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने समझा कि प्लांट हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स हमारे मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड और फ्लोरिजन। ठीक है, सबसे पहले हमने समझा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वो पौधे की सीड्स वृद्धि में सहायता करता है, यानी पौधा सीड्स वृद्धि करे। यदि ये ज्यादा निकलेगा, सीड्स वृद्धि ज्यादा होगी और पौधा मुड़कर टूट भी सकता है बोझ के कारण। यदि ये कम निकलेगा तो पौधा बौना रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑक्सिन हमारा सीमित मात्रा में निकलना चाहिए। जो हमारी बेल होती है जो कि लंबी लंबी होती चली जाती है उनमें ऑक्सिन सर्वाधिक निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होता है ये भी लंबाई में सहायता करता है, लेकिन यह बीजों को अंकुरित भी करता है, यानी बीजों को जर्मिनेट भी करता है। जब हम खेत में बीज बोते हैं तो वो फूट कर जो हमारे पौधे बनते हैं वो जो हमारा कौन करता है? जिब्रेलिन हार्मोन्स करता है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो हमें बीज रहित फल प्राप्त होते हैं वो भी जिब्रेलिन हार्मोन्स की वजह से प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। क्या? साइटोकाइनिन हमारा कोशिका विभाजन में सहायता करता है, साइटोकाइनिन। उसके बाद हमने पढ़ा एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड होता है वो भी लंबाई में सहायता करता है, लेकिन साइड की लंबाई, ये हमारे पौधे की सीड्स लंबाई को रोकता है और पौधे को साइड से बड़ा करता है। ठीक है, उसमें तने निकालता है और उसमें पत्तियां निकालता है। कौन सा? हमारा एब्सिसिक एसिड। दूसरा आपको याद रखना है जो हमारे गेहूं है, मक्का है, ये निकलने के बाद जब टंकियों में भरे जाते हैं तो ये जर्मिनेट नहीं होते हैं। किसके कारण? एब्सिसिक एसिड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है एथिलीन। एथिलीन एकमात्र ऐसा प्लांट हार्मोन्स है जो कि हमारा गैसीय अवस्था में होता है और ये फलों को पकाने में सहायता करता है। फलों को पकने के बाद जो महक आती है वो एथिलीन के कारण ही आती है और कभी कभी ज्यादा एथिलीन निकलने के कारण फल जो है वो सड़ जाते हैं और बाहर उनसे गूदा निकलने लगता है। वो किसका कारण है? वो एथिलीन का कारण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट जो था हमारा वो था फ्लोरिजन। फ्लोरिजन का कार्य है पौधों में परागण कराना और फूलों को खिलाना जिससे कि उस पर फल लग सके। ठीक है, तो ये चीजें आपको प्लांट हार्मोन से याद रखनी है। ठीक है, जिसको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जो चैनल पर अभी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी जुड़ सके, वो वीडियो देख सके। ठीक, वीडियो को कंप्लीट देखना। अभी हम एक और टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर संडे को एक और मास्टर क्लास आएगी। इसी प्रकार हम मास्टर क्लासेस में पूरी साइंस को कवर करेंगे बड़े अच्छे से। ठीक है, रात को आपको, कल रात को यानी मंडे को आपको लाइव आना है रात को, जिससे कि हम 1 लीनियर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो आप आना, क्विज लगाना मेरे साथ, जिससे कि मैं आपसे बात भी कर सकूंगा, आपके डाउट भी ले सकूंगा। आपके जो भी डाउट है मुझे बताना कमेंट में, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। क्योंकि अब ये रिकॉर्डेड लाइव है, जो मैं कल लाऊंगा वो बिल्कुल लाइव होगा, जिससे कि मैं आपसे बात भी कर सकूंगा और आपके डाउट भी क्लियर कर सकूंगा। तो आपको 9 बजे लाइव आना है मंडे को। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या प्लांट हार्मोन्स। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किस प्रकार एक फूल से हमारा फल बनता है और किस प्रकार हमारा परागण होता है, क्या क्या प्रक्रिया रही हमारे फूल
से फल तक बनने की। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है हमारा पुंकेसर, क्या होता है हमारा स्त्री केसर, इससे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी का काम है, वीडियो का ये लास्ट पार्ट है, इसे एंड तक देखना। आज की वीडियो हम इस टॉपिक के बाद खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट संडे को फिर से हमारी मास्टर वीडियो आएगी। इसी प्रकार हम पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे विद डिटेल। ठीक है, जिसको इसके एमसीक्यू लगाने हैं, मेरी क्लास सभी क्लासों के एमसीक्यू लगाने हैं, वो रात को 9 बजे लाइव आए। हम रात को 9 बजे लाइव एमसीक्यू लगाया करेंगे, किसके, जितने भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ सभी के। ठीक है, उसमें मैं लाइव आऊँगा, ये रिकॉर्डेड लाइव है लेकिन उसमें मैं लाइव आऊँगा, आप सभी से बातें करके आप सभी के जो भी डाउट हो उन पर बात करेंगे हम। ठीक है, तो आपका काम है जरूर लाइव आना रात को 9 बजे। ठीक है, ताकि आप जो मैंने कराया उसके सभी के एमसीक्यू लगा सकें। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म। सबसे पहले हम समझते हैं कि पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर किन किन चीज़ों से मिलकर पुंकेसर बनता है। एक तरीके से समझ लिए मेल सेक्स ऑर्गन पुंकेसर और फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारा स्त्री केसर, ये है इन दोनों में कॉमन चीज़ें। अब हम समझते हैं सबसे पहले हमारा पुंकेसर किस प्रकार बना। देखिए, पुंकेसर जो होता है वो हमारा मुख्य रूप से किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला फिलामेंट, आपने देखा होगा जब फूल होता है तो उसके ऊपर कुछ क्या कहते हैं, हल्के हल्के बिंदी सी निकली हुई होती हैं। ठीक है, हल्की हल्की फुलझड़ी सी निकली होती हैं, एक बहुत पतली सी सीख सी होती है, आगे उस पर हल्के छोटे छोटे फूल से लगे होते हैं, वही होता है हमारा क्या, पुंकेसर। ठीक है, वो एक फिलामेंट होता है, पतला सा एक पाइप सा होता है, उसे कहते हैं फिलामेंट। उसके ऊपर जो छोटे छोटे दाने से होते हैं उसे कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं, एंथर। और उसके अंदर फोड़ने पर जो छोटे छोटे बीज निकलते हैं उसे कहते हैं लघु बीजाणु या फिर माइक्रोस्पोर्स। ठीक है ना, माइक्रोस्पोर्स या फिर लघु बीजाणु। ठीक, तो हमारा पुंकेसर किन किन चीजों से बनकर मिला होता है। सबसे पहला हमारा होता है क्या, फिलामेंट, यानी पतली धागेनुमा संरचना। उसके बाद उसके ऊपर जो टोपीनुमा संरचना होती है इसे कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं, एंथर या परागकोश। ठीक, उसके बाद जो इसके अंदर जो दाने दाने से होते हैं इन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर या फिर बीजाणु। ये बीजाणु आगे जाकर किस में बदल जाते हैं, तो आगे जाकर परागकण में बदल जाते हैं हमारे बीजाणु, और ये परागकण ही जाकर हमारे स्टिग्मा में चिपक जाते हैं और बाद में जाकर ये हमारे किसमें, ओव्यूल्स जाकर चिपक जाते हैं और ओव्यूल्स जाकर निषेचन करके हमारे फल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे एक तरीके से मेल स्पर्म समझ लीजिए, मेल स्पर्म, और जो हमारा ओव्यूल्स है इसे एक तरीके से फीमेल स्पर्म समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं फिलामेंट। देखिए, फिलामेंट होता है, ऊपर की ओर एंथर होता है और इसमें माइक्रोस्पोर्स यानी लघु बीजाणु भरे हुए होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है ये परिपक्व होते हैं तो ये हमारा जो एंथर है ये फूट जाता है, ये हमारा एंथर फूट जाता है और इस प्रकार ये एंथर फूट जाते हैं और ये हमारे जो दाने हैं वो परिपक्व यानी बिल्कुल पक जाते हैं, तो ये निकलकर हमारे बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार निकलकर हमारे यहाँ से यहाँ की ओर आ जाते हैं, बाहर की ओर आ जाते हैं। ठीक है, जब ये परिपक्व होकर हमारे बाहर आ जाते हैं तब इन्हें कहते हैं परागकण या फिर हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं, परागकण। जब तक ये बंद रहते हैं तब तक ये माइक्रोस्पोर्स यानी लघु बीजाणु कहलाते हैं, तब तक ये इतने परिपक्व नहीं होते हैं ताकि जाकर ये निषेचन कर सकें ओव्यूल्स से। ठीक है, उसके बाद जब ये परिपक्व हो जाते हैं, जब हमारा एंथर फट जाता है तो एंथर के फटने से आकर ये जो बाहर की ओर निकलते हैं परिपक्व दाने, इन्हें कहते हैं हम परागकण या फिर पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स क्या होगा, जब ये पोलन ग्रेन्स या तो धरती पर गिर जाएं या फिर फूल के या फिर जो एंथर है उसके आसपास गिर जाएं तो क्या होगा, हवा चलेगी। ठीक है, हवा चली या फिर किसी कीट ने मुंह में भरा और किसी और फूल पर जाकर बैठ गया, या फिर तीसरी क्या हो सकती है, बारिश पड़ी या फूल टूट गया, वो बहकर पानी के साथ बीज और जाकर किसी पेड़ से या फिर किसी फूल से जाकर चिपक गए, यानी उसके बाद होगा हमारा परागण जिसे कहते हैं पॉलिनेशन। और वो किस किस के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा उड़कर भी पहुंच सकते हैं ये कण किसी फूल में, उसके बाद किसी जल के द्वारा भी पहुंच सकते हैं और किसी कीट के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। यानी हमारे एंथर से पराग कणों का उड़कर जल के साथ बहकर या कीटों के द्वारा स्टिग्मा में पहुंचना ये कहलाता है पॉलिनेशन या फिर परागण। ठीक है ना, पराग कणों का एंथर के बाद फूटकर उसके बाद हमारा स्टिग्मा में पहुंचना किसी के भी द्वारा, चाहे वो जल हो, चाहे वो कीट हो या फिर कोई वायु हो, ठीक है, उसके द्वारा स्टिग्मा में पहुंचना ये कहलाता हमारा परागण, पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन के बाद ये हमारे परागण, जो हमारे परागकण थे, वो जाकर चिपक जाते हैं किसमें? स्टिग्मा में। स्टिग्मा बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा होता है। आप कभी फूल को रगड़ना, अंदर वाले हिस्से को रगड़ना, तो बहुत चिपचिपा सा होता है, ठीक है। तो जो हमारा स्टिग्मा होता है वो ऊपर की ओर बहुत चिपचिपा सा होता है, जिसके कारण ये जो परागकण पहुंचे वो जाकर चिपक जाते हैं और उड़ नहीं पाते हैं, जाकर चिपक जाते हैं, ठीक है। गमसी होती है उस पर जाकर चिपक जाते हैं। जब चिपक जाते हैं तो इनमें जर्मिनेशन हो जाता है, यानी फूट जाते हैं। जर्मिनेशन के बाद ये आपको ये पाइप दिख रहा होगा, इसे कहते हैं वर्तिका और इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। तो ये वर्तिका के द्वारा हमारे किसमें? ओवरी में पहुंच जाते हैं। वर्तिका के द्वारा जर्मिनेट होने के बाद ये हमारे ओवरी में पहुंच जाते हैं और ओवरी के बाद ये जाकर हमारे ओव्यूल्स से चिपक जाते हैं, ओव्यूल्स से चिपक जाते हैं। यही है हमारा निषेचन। इस ओव्यूल्स से जाकर चिपक गए और जो हमारी ये पंखुड़ियां थी, ये वाला हिस्सा क्या होगा? ये वाला हिस्सा हमारा सूजने लगेगा। ये वाला हिस्सा क्या होगा? ये वाला हिस्सा हमारा सूजने लगेगा। जिस प्रकार एक औरत का पेट फूलता है जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसी प्रकार ये हमारा ये वाला हिस्सा फूल का, ये वाला नीचे वाला डंठल जो होता है ये फूलने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है ये फूलने लगता है, ठीक है, इस प्रकार फूलने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि इसके सहारे जो पत्तियां होती हैं, यानी जो हमारी कलियां होती हैं वो गिर जाती हैं, ठीक है ना। ये पत्तियां होती हैं, गिर जाती हैं और ये बाद में जाकर एक फल बन जाता है, बाद में जाकर एक फल बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे एक फूल से फल बना, ठीक। तो फिर से रिपीट करता हूं, जो हमारा ये होता है, क्या कहते हैं इसे? पुंकेसर होता है। उसमें इस प्रकार हमारे छोटे छोटे बीज इस प्रकार बंद रहते हैं। जब तक ये बंद रहते हैं इन्हें माइक्रोस्पोर कहा जाता है, यानी लघु बीजाणु कहा जाता है। जब ये परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है, परिपक्व होने के बाद हमारा एंथर फट जाता है और एंथर फटने के बाद ये बाहर आते हैं। इन परिपक्व बीजों को ही हम कहते हैं परागकण, यानी पोलन ग्रेन्स, ठीक है, परागकण या फिर पोलन ग्रेन्स। जब ये पोलन ग्रेन्स हमारे वायु जल कीट के द्वारा उड़कर, एंथर से उड़कर हमारे कहां पर पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र या फिर स्टिग्मा में पहुंचते हैं। इस क्रिया को कहते हैं परागण या फिर पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन। जो हमारी वर्तिकाग्र होती है ये बहुत चिपचिपी होती है, जिसके कारण ये अपने अंदर बीजों को चिपका लेती है और उसके बाद उनमें जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। कुछ समय के बाद ये आपको पाइप दिख रहा होगा, इस पाइप के द्वारा यानी वर्तिका के द्वारा जो बीज हैं वो किस में पहुंच जाते हैं? वो हमारे ओवरी में पहुंच जाते हैं और ओवरी में हमारे फीमेल, यानी पुष्प का फीमेल पोर्शन जो होता है उसका क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक तरीके से स्पर्म समझिए, फीमेल स्पर्म समझिए, ठीक है। ओव्यूल्स होते हैं। ये दाने जो है वो ओव्यूल्स से जाकर चिपक जाते हैं, जिससे इनके बीच निषेचन होता है और ये ओवरी सूजने लगती है। ये जो हमारी गांठ थी, एक फूल की जो गांठ थी, ये सूजने लगती है और इतनी सूज जाती है कि इसके सहारे जो पत्तियां होती हैं वो गिर जाती हैं। पत्तियां गिर जाती हैं, यही गांठ आगे जाकर एक फल का रूप धारण कर लेती है, ठीक है, एक फल का रूप धारण कर लेती है। तो ये था हमारा सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म। किस प्रकार हमारे फूल से क्या बना? फल बना, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी प्रकार बिल्कुल डिटेल में सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आपका काम है वीडियो को इसी प्रकार कंप्लीट देखना। जो कंप्लीट देख रहे हैं उन्हें इतना प्रॉफिट होगा आने वाले समय में। जो छोड़कर जा रहे हैं वो इसी प्रकार छोड़ते रहेंगे, या तो वो बिल्कुल वीडियो देखे ना या फिर वो छोड़े ना, ठीक है। आधा छोड़कर उनका कुछ नहीं होने वाला, पूरे देखें तो ही फायदा है। जितना वो आधा छोड़कर जाएंगे उतना वो ना देखें, दोनों में बराबर है, ठीक है। या तो वो देखें ना या फिर आधा छोड़ के ना जाएं, ठीक। तो ये थी आज की हमारी मास्टर वीडियो बायोलॉजी के ऊपर। नेक्स्ट संडे फिर हम मास्टर वीडियो लेकर आएंगे। इसी प्रकार हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे डिटेल में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे जेल वार्डन है, फायरमैन है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, ठीक है, एसएससी, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो आप सभी का काम है, यदि वीडियो सही लगी हो तो उसे लाइक कर देना और जाते समय इसे शेयर कर देना। फिर से बोल रहा हूँ, आपको रात को लाइव जरूर आना है। यदि आपको एमसीक्यू लगाने हैं, आपकी उनसे प्रैक्टिस होगी। इतने अच्छे एमसीक्यू लेकर आऊँगा मैं कि आपको बेस्ट एमसीक्यू मिलने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और मैंने जो खुद से बनाए हैं, ठीक। पीडीएफ में उसके बाद ही डाल दिया करूँगा, जो लेक्चर होगा उसके तुरंत बाद पीडीएफ डाल दिया करूँगा, ये पीपीटी फॉर्म में होगी, ठीक। तो आपको लाइव आना है रात को 9 बजे, ठीक है। उसमें करेंगे हम एमसीक्यू और इसी प्रकार हम पढ़ते रहेंगे, सुबह शाम क्लास आती रहेगी, ठीक है। तो आप सभी का काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।
इसके नोट्स मैंने कंप्लीट डाल दिए हैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे, तो उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 26 PDF हैं जो मैंने डाली हैं, उन्हें डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ना, उसमें सब कुछ है जो मैंने आज पढ़ाया है। ठीक इसी प्रकार हम पढ़ते रहेंगे। आपका काम है वीडियो को एक और बार देख लेना ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए, क्योंकि आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ रहे होंगे, तो आप वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देख लें। आज देख ली, आज से 3 दिन बाद एक और बार देख लें, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मास्टर वीडियो में संडे के दिन, तब तक के लिए थैंक यू।